हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्यूरिदम सक्सेस क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का बेटा पूरा सिलेबस एप्लीकेशन पर कंप्लीट करा दिया गया है और अब आज से इस लेक्चर से जो है रिवीजन स्टार्ट हो रहा है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वन शॉट वीडियो के माध्यम से हम आपको रिवीजन प्रोवाइड कराते हैं। तो आज जो हम डिस्कशन करेंगे या जो हम रिवीजन करेंगे वो बात करेंगे हम यूनिट नंबर 1 पर। यूनिट नंबर 1 का हम रिवीजन करने वाले हैं। एक ही वीडियो में पूरी यूनिट 1 आपको कंप्लीट करानी है हमें, या कराते हैं इस तरीके से, वही हमारी वन शॉट वीडियो होती है। तो सबसे पहले आज बात कर लेते हैं इसके सिलेबस पर कि सिलेबस क्या है यूनिट नंबर 1 का। देन उसके बाद एक एक टॉपिक को पूरे इसी लेक्चर में एक साथ हम पढ़ने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। बेटा ध्यान रखिएगा कि ये जो लेक्चर आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है ये रिवीजन के तौर पर आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो ये सोचते हुए प्रोवाइड कराया जा रहा है कि आपने ऑलरेडी पूरा जो यूनिट नंबर 1 है उसको डिटेल में अच्छे से एप्लीकेशन पर पढ़ लिया होगा। ये वाला वीडियो आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगा। काफी सारे स्टूडेंट इस वीडियो को यूट्यूब पर भी देख रहे होंगे। जिन्होंने कोर्स परचेज नहीं किया है डिटेल में, वो जाइएगा एप्लीकेशन पर एड्यूरिदम सक्सेस क्लासेस पर, और बहुत मिनिमम प्राइस है, ओनली 500 रुपीज में पूरा कॉम्बो पैक प्रोवाइड कराया जा रहा है। सारे सब्जेक्ट्स वहां पर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं केवल 500 रुपीज में। पांचों के पांचों सब्जेक्ट पूरा सेमेस्टर आपको मिल रहा है। तो वहां पे डिटेल में पढ़िएगा, तब उसके बाद ये वन शॉट वीडियो देखेगा तो रिवीजन कीजिएगा। तो देखिएगा रिवीजन करेंगे ना तो सारे टॉपिक एकदम क्लिक होंगे और रिकॉल भी होते चले जाएंगे और बहुत अच्छे से आपके एग्जाम तक आपको याद रहेंगे। फिर बाद में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो जो है वो अलग से प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, अगर कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि केवल बेटा आपको मैं एक चीज और बता देना चाहता हूं, केवल एक ही वीडियो, ये पहला वीडियो जो है वन शॉट वीडियो, यही यूट्यूब पर मिल रहा है। बाकी इसके आने वाले जो वीडियो होंगे यूनिट नंबर 2, 3, 4, 5 का वन शॉट वीडियो, वो भी केवल एप्लीकेशन पर ही प्रोवाइड कराए जाएंगे। अगर आप फुल कोर्स नहीं परचेस करना चाहते तो आप केवल वन शॉट वीडियो का कोर्स परचेस कर सकते हैं। वन शॉट वीडियो का कोर्स अलग से बना दिया गया है, हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग भी, और कॉम्बो भी एप्लीकेशन पर। तो आप वहां से जाके परचेस कर लीजिएगा ताकि और वीडियो जो है, और जो वन शॉट वीडियो है या रिवीजन वीडियो है हमारे अदर यूनिट के, वो भी आपको मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 1 थोड़ा सा लेंथी जाएगा। ये थोड़ा सा लेंथी मतलब लगभग 40-50 मिनट्स का एक वन शॉट वीडियो हो जाता है। एक यूनिट रिवाइज कराने के लिए सफिशिएंट होती है, लेकिन ये थोड़ा सा उससे ज्यादा जा सकती है वीडियो, क्योंकि इसमें समझाने वाले टॉपिक ज्यादा हैं। और ये अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो आपका सिलेबस जो सबसे ज्यादा है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का, वो बेटा वो इसी यूनिट में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि टॉपिक डायरेक्ट लिखे हुए हैं लेकिन इनको समझना है हमें, इनके फ्लो चार्ट्स को समझना है, इनके एल्गोरिथम्स को हमें समझना है। तो यूनिट नंबर 1 में क्या है, रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज हमें समझना है, बस एंड मेमोरी ट्रांसफर समझना है, बस आर्किटेक्चर क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक एंड शिफ्ट, अर्थमेटिक शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशन, लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन एंड शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशंस पढ़ने हैं। अर्थमेटिक लॉजिक शिफ्ट यूनिट जो है हमारी एक वो पढ़नी है। डिजाइन ऑफ फास्ट एडर्स हमें पढ़ना है। फास्ट एडर्स मतलब यहां पर कैरी लुक एडर की बात हो रही है। अर्थमेटिक एल्गोरिथम्स हमें देखने हैं, जिसमें एडिशन का देखना है, सब्ट्रैक्शन का देखना है, बूथ मल्टीप्लिकेशन देखना है। मल्टीप्लिकेशन का स्पेशल नहीं, केवल बूथ मल्टीप्लिकेशन है। तो वन शॉट वीडियो में केवल मैं बूथ मल्टीप्लिकेशन ही यहां पर रिवाइज कराऊंगा। बाकी जो मल्टीप्लिकेशन का और एक और एल्गोरिथम है साइन मैग्नीट्यूड के साथ में, वो मैंने ऑलरेडी डिटेल वाले में पढ़ा रखा है। तो बेटा ध्यान रखिएगा, यही सोचते हुए पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा स्पीड से चलूंगा। तो किसी स्टूडेंट को अगर लग रहा है कि स्पीड से चलना है तो मैं वही बोलूंगा बार बार, आप एक बार पहले डिटेल जो है यूनिट नंबर 1 का जो पूरा सारे लेक्चर्स हैं उनको देख के आइएगा, अच्छे से पढ़ के आइएगा। तब आप अगर सुनेंगे तो आपको ना तो स्पीड लगेगी ज्यादा और समझ में भी चीजें अच्छे से आएंगी और सारी चीजें रिकॉल हो जाएंगी। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कंप्यूटर क्या है, तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो क्या करता है, परफॉर्म करता है, डेटा को मैनिपुलेट करता है, इंफॉर्मेशन या कोई इंफॉर्मेशन उसको मैनिपुलेट करता है, और क्या करता है बेटा, डिफरेंट टाइप्स की कैलकुलेशन प्रोवाइड करता है। मोबाइल भी आपका एक कंप्यूटर डिवाइस है, कंप्यूटर ही कह सकते हैं उसको। कैलकुलेटर आपका हो गया, वो भी एक डिजिटल या जो भी है कंप्यूटर ही कहलाएगा। मतलब कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है दैट मैनिपुलेट्स इंफॉर्मेशन, डेटा एंड एनी अदर्स। ठीक है, इट हैज द एबिलिटी टू स्टोर, रिट्रीव एंड प्रोसेस डेटा। इसके अंदर एबिलिटी होती है डेटा को स्टोर करने की और रिट्रीव करने की और प्रोसेस करने की भी। ठीक है, तो वी मे ऑलरेडी नो दैट we can use a computer to type documents, send document, email वगैरह, play games and browse the web। तो डिफरेंट वर्क्स हम अपने कंप्यूटर सिस्टम से करते हैं। क्लियर? तो एक्चुअल में कंप्यूटर क्या है ओवरऑल अगर मैं बोलूं तो एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जिसमें हम अपने डेटा को या इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट करते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करें डिजिटल कंप्यूटर क्या है, क्योंकि डिजिटल कंप्यूटर आपके सिलेबस में मेंशन है। मतलब डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है तो बात करेंगे। तो डिजिटल कंप्यूटर वही है कि अगर हम जो हमारा इनपुट डेटा है या जिस डेटा को हम प्रोसेस कर रहे हैं, जिस इंफॉर्मेशन को हम प्रोसेस कर रहे हैं, वो अगर डिजिटल फॉर्म में है तो वो हमारा क्या कहलाता है, डिजिटल कंप्यूटर कहलाता है। तो डिजिटल कंप्यूटर इट इज अ प्रोसेसिंग मशीन दैट प्रोसेस द इंफॉर्मेशन इन डिजिटल फॉर्म, दैट इज 0 और 1।
मतलब 0 और 1 बोले तो बाइनरी फॉर्म में या मशीन लैंग्वेज में हम इसको बोलते हैं, क्योंकि कंप्यूटर हमारा मशीन लैंग्वेज को ही समझता है, तो 0 1 को ही समझता है। ठीक है, मतलब क्या है कि मीन्स डिजिटल कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड बाइनरी लैंग्वेज, मतलब 0 और 1। क्लियर। अगर कोई हमारा एनालॉग क्वांटिटी है तो वो पहले उसे प्रोसेस करेगा, किसमें कन्वर्ट करेगा, डिजिटल फॉर्म में, देन उसको वो प्रोसेस करेगा। तो प्रोसेसिंग से पहले वो क्या करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा डिजिटल फॉर्म में। अब बात कर लेते हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, आपका सब्जेक्ट है। अगर बीटेक वाले स्टूडेंट की मैं बात करूं तो बीटेक वाले स्टूडेंट पढ़ते हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर के नाम से। तो एक इसमें टर्म हो जाती है कंप्यूटर आर्किटेक्चर और एक हो जाता है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका सिंपल सा एक एग्जांपल मैं यही बताता हूं कि जब आप कभी कोई घर बनाने का प्लान करेंगे तो आपको ये तो पता है कि घर में रूम्स बनाने हैं, आपको ये भी पता है कि घर में किचन बनाना है, आपको ये भी पता है घर में वॉशरूम वगैरह बनाने हैं। तो ये चीजें तो हैं कि हर एक घर में ये चीजें होती हैं। ठीक है, अब कहां पर किस तरीके से होती हैं, कितने हमें रूम बनाने हैं, कितने किस टाइप के रूम बनाने, कितने किचन बनाने, कितने वॉशरूम्स वगैरह बनाने, तो हम क्या कर रहे हैं, एक आर्किटेक्चर उनका डिजाइन कर लेते हैं स्टार्टिंग में। तो वो क्या हो गया हमारा मतलब स्टार्टिंग करने से पहले, कंस्ट्रक्शन से पहले जो हम एक आर्किटेक्चर डिजाइन कर लेते हैं वो हमारा कंप्यूटर आर्किटेक्चर, कंप्यूटर की फॉर्म में बोलूं तो वही हमारा आर्किटेक्चर होता है। हमें पता है कि हमारे कंप्यूटर में हमें रैम यूज करनी है, हमें ये मदरबोर्ड होगा, प्रोसेसर होगा, ये हमारे फंक्शन मतलब एक प्रोसेसर होगा, मेमोरी हम यूज करेंगे, कितनी मेमोरी यूज करेंगे ये नहीं पता, लेकिन मेमोरी यूज करेंगे, एक ALU हम यूज करेंगे, उसमें हमारा मतलब प्रोसेसर होता है पूरा जिसमें कंट्रोल यूनिट हम यूज करते हैं, ALU हम यूज करते हैं, रजिस्टर्स हम यूज करते हैं, इनपुट डिवाइसेस हम यूज करते हैं, आउटपुट डिवाइसेस यूज करते हैं। लेकिन हमने क्या कर लिया, उसका एक आर्किटेक्चर डिजाइन कर लिया, तो वो तो हो गया हमारा कंप्यूटर आर्किटेक्चर। लेकिन जब हम उसको असेंबल कर रहे हैं या जैसे घर में हमने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया तो इतने रूम हम इतने साइज के बना रहे हैं या इतने साइज का ये वाला रूम बना रहे हैं और इतना बड़ा हम किचन बना रहे हैं इतने साइज का, तो वो क्या चल रहा है उस टाइम पर, कॉन्फ़िगरेशन चल रही है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन चल रही है। तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन क्या हो गया कि हमने ठीक है कि रैम यूज करनी है हमें, या मतलब मेमोरी यूज करनी है हमें, इनपुट डिवाइस यूज करनी है, आउटपुट डिवाइस यूज करनी है हमें, और साथ में ALU यूज करना है, कंट्रोल यूनिट यूज करनी है, मतलब रजिस्टर्स यूज करने, तो कितने कितने साइज के, कितने मतलब उनका साइज होगा, कैपेसिटी कितनी होगी उनकी, स्पीड परफॉर्मेंस कैसी होगी, तो वो हम यूज करके जब हम उसको डिजाइन कर रहे होंगे, असेंबल कर रहे होंगे, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगा। तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, मतलब कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन से पहले वाला पार्ट जो हम आर्किटेक्चर एक तरीके से डिजाइन कर लेते हैं। क्लियर, ये इसके बीच में डिफरेंस भी है कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये वैसे आपके सिलेबस में ऐसा कुछ है नहीं है, लेकिन मैं फिर भी साइड हो जाता हूँ, एक बार आप वीडियो पॉज करके चाहे तो यूट्यूब पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इनको नोट डाउन कर सकते हैं। क्लियर, पढ़ लीजिएगा इनको। मैं मेन टॉपिक को यहाँ पर डिटेल में लेके चलूंगा, बाकी जो वैसे टॉपिक है उनको मैं थोड़ा सा स्पीड से यहाँ पे लेके चलूंगा, क्योंकि डिटेल में तो अच्छे से मैंने पढ़ाई दिया है, किसमें, डिटेल लेक्चर्स में। अगर किसी ने कोर्स परचेस कर रखा होगा और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो बेटा कमेंट करके जरूर बताइएगा कि किस तरह का कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आपको BCA फर्स्ट ईयर में, सॉरी BCA सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर में पढ़ाया गया है। कमेंट करके जरूर बताइएगा बेटा, फीडबैक जरूर दिया करें। ठीक है, रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज। तो रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज मतलब एक लैंग्वेज, किसी भी तरह का अगर हमें कम्युनिकेशन करना है, हमें बात करनी है, तो हमें किसी ना किसी लैंग्वेज का यूज करना पड़ता है। कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है तो कोई ना कोई लैंग्वेज हम यूज करते हैं। इसी तरीके से कंप्यूटर को अगर हमें कुछ समझाना है तो हम उसकी लैंग्वेज में, या तो हम अपनी लैंग्वेज में अगर टाइप कर रहे हैं चीजें, तो हम उसमें क्या करते हैं, वहां पर उसको मशीन लैंग्वेज में हमें कन्वर्ट करना होता है, मतलब 0 1 में कन्वर्ट करना होता है। तो वही चीज यहां पर है कि रजिस्टर में जब एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में डेटा को ट्रांसफर करना है, मूव करना है डेटा को, या किसी रजिस्टर से कॉपी करना है डेटा को, लेना है, या किसी रजिस्टर में डेटा को लोड करना है, तो हम क्या करते हैं, एक कमांड लिखते हैं, एक इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, उसी को हम कहते हैं रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज। क्या है रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज? इज द सिंबॉलिक नोटेशन यूज्ड इन डिजिटल लॉजिक डिजाइन टू डिस्क्राइब हाउ डेटा मूव्स बिटवीन रजिस्टर, मतलब कैसे डेटा रजिस्टर के बीच में मूव करेगा, और हाउ ऑपरेशन लाइक एडिशन होगा उन रजिस्टर्स के बीच में जो डेटा है, सब्ट्रैक्शन होगा या शिफ्टिंग होगी, आर परफॉर्म ऑन दैट डेटा विद इन अ डिजिटल सिस्टम, मतलब जो रजिस्टर्स में डेटा है उनमें किस तरीके से डेटा एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा या शिफ्ट होगा, या जो भी ऑपरेशन होना है वो परफॉर्म होगा। ठीक है, क्या आगे, इट प्रोवाइड्स हाउ डेटा मूव्स फ्रॉम वन रजिस्टर टू अदर रजिस्टर या अदर रजिस्टर एंड हाउ डेटा इज प्रोसेस्ड विद इन द डिजिटल सिस्टम। तो RTL क्या है, मतलब रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज क्या है, इनेबल्स एब्स्ट्रैक्शंस allowing high level design to be easily linked to low level hardware implementation for designing, simulating and synthesizing digital circuits। ठीक है,
तो ओवरऑल अगर मैं बोलूं तो आप आई थिंक समझ गए होंगे यहाँ पर कि रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज एक्चुअल में क्या है। वो इंस्ट्रक्शंस, वो कमांड्स जिसके थ्रू हम अपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं या अपने कंप्यूटर को कमांड देते हैं कि इस रजिस्टर से इस रजिस्टर में डेटा ट्रांसफर करना है या मूव करना है, या इस रजिस्टर का डेटा और जो इस रजिस्टर का डेटा उनको ऐड करना है, सबट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, देन ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद इस रजिस्टर में सेव करना है। तो अब रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं तो डिफरेंट टर्मिनोलॉजी कह सकते हैं, डिफरेंट टर्म्स हम जो यूज करते हैं यहाँ पर, उनको हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे एक होता है माइक्रो ऑपरेशंस। तो माइक्रो ऑपरेशंस भी क्या होता है बेटा? माइक्रो ऑपरेशंस वही छोटे छोटे ऑपरेशंस होते हैं जिनके हेल्प से हम अपने जो रजिस्टर से डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं या मूव कर रहे हैं या एडिशन कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। एक पूरा कोड लिखने से, एक पूरा कोड अगर हम लिखते हैं तो उसमें छोटे छोटे माइक्रो इंस्ट्रक्शन से हम उसको डिजाइन करते हैं। मतलब These are the fundamental low level operation performed on the data stored in a register। मतलब जो रजिस्टर में डेटा स्टोर है उसमें जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं हम वो किसकी हेल्प से कराते हैं? माइक्रो इंस्ट्रक्शन की हेल्प से कराते हैं। जैसे अर्थमेटिक कराने, जैसे मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन हो, जैसे लॉजिकल ऑपरेशन कराने मतलब एंड ऑपरेशन कराना और ऑपरेशन कराना, या शिफ्ट ऑपरेशन कराने, तो किसी भी तरह के इस तरह के जो ऑपरेशन हमें परफॉर्म कराने हैं तो हम किसकी हेल्प से कराते हैं? माइक्रो ऑपरेशन की हेल्प से कराते हैं। नेक्स्ट रजिस्टर्स क्या होते हैं? तो रजिस्टर्स एक्चुअल में क्या है? हमारा फ्लिप फ्लॉप से बने हुए होते हैं। अगर आप ये सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो थोड़ा सा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आप पढ़ सकते हैं, जो हमारे द्वारा मतलब मेरे द्वारा पढ़ाया गया और इसी चैनल पर उसकी वन शॉट वीडियोस अवेलेबल हैं। तो आप YouTube पर तो आप चाहे तो वहां से देख सकते हैं। तो आने वाले जो टॉपिक्स हैं, अभी आगे जब एल्गोरिथम वगैरह पढ़ोगे तो वहां पर बहुत अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। तो रजिस्टर्स एक्चुअल में होता क्या है बेटा? रजिस्टर एक हमारा मेमोरी है एक तरह की, ठीक है, जो फास्टेस्ट मेमोरी कहलाती है कंप्यूटर की, और साइज में बहुत स्मॉल होती है। और डिजाइन कैसे होती है? फ्लिप फ्लॉप से डिजाइन होती है। फ्लिप फ्लॉप क्या है? मेमोरी एलिमेंट होता है। एक फ्लिप फ्लॉप केवल एक टाइम पर एक ही बिट को स्टोर कर सकता है, इसलिए अगर हमें 4 बिट का रजिस्टर डिजाइन करना है तो हम 4 फ्लिप फ्लॉप यूज करते हैं। तो रजिस्टर एक्चुअल में क्या है? ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप कहलाता है, दैट स्टोर बाइनरी इंफॉर्मेशन फॉर्मिंग द बेसिक स्टोरेज यूनिट विद इन अ डिजिटल सिस्टम। अब क्या है डेटा ट्रांसफर? ये डेटा ट्रांसफर क्या होता है? मतलब एक रजिस्टर से जो भी उसमें इंफॉर्मेशन या डेटा है उसको दूसरे रजिस्टर में हमें ट्रांसफर करना है, तो वही हमारा क्या हो रहा है? डेटा ट्रांसफर हो रहा है। तो रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज जो है वो डिस्क्राइब करती है हमें हाउ, कैसे इंफॉर्मेशन इज मूव्ड फ्रॉम वन रजिस्टर टू अनदर रजिस्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? कंट्रोल फंक्शन। कंट्रोल फंक्शन, दीज आर कंडीशंस दैट डिटरमाइंस व्हेन अ ट्रांसफर और ऑपरेशन अकर्स। मतलब कंडीशन है क्या? वो जो डिटरमाइन कर रहे हैं कि मतलब किस तरीके से, कब और किस तरीके से मतलब डेटा ट्रांसफर होना है या ऑपरेशन परफॉर्म होना है। एंश्योरिंग द करेक्ट सीक्वेंस, एक करेक्ट सीक्वेंस को एंश्योर करना ऑफ द एक्शन इन द डिजिटल सिस्टम, वो किसके थ्रू होता है? हमारा कंट्रोल फंक्शन के थ्रू होता है। नेक्स्ट रजिस्टर ट्रांसफर। तो रजिस्टर ट्रांसफर वही है कि एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में जो हम इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर रहे हैं वही हमारा रजिस्टर ट्रांसफर कहला रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या? रिप्लेसमेंट ऑपरेटर। रिप्लेसमेंट ऑपरेटर एक्चुअल में क्या होता है? जैसे मैंने क्या करा, R1, ये मेरा रिप्लेसमेंट ऑपरेटर है, क्या कर रहा है कि R1 प्लस R2 मैंने इस तरीके से लिखा। तो जो रजिस्टर R1 का डेटा है, जो रजिस्टर R2 का डेटा है, वो दोनों का डेटा ऐड होगा और ऐड होके स्टोर कहां पर होगा? रजिस्टर R1 में होगा। तो मैं किससे रिप्रेजेंट करा रहा हूं कि किस में स्टोर होगा? वो रिप्लेसमेंट ऑपरेटर से मैं यहां पर रिप्रेजेंट करा रहा हूं। तो रिप्लेसमेंट ऑपरेटर मतलब ये करता है कि किधर की तरफ डेटा हमारा ट्रांसफर होना है या जो भी है, ठीक है। इन द स्टेटमेंट R2 रिप्लेसमेंट ऑपरेटर R1, इसका मतलब ये जो रिप्लेसमेंट ऑपरेटर एक्ट्स एज ए रिप्लेसमेंट ऑपरेटर की तरह काम करता है। मतलब दिस स्टेटमेंट डिफाइंस द ट्रांसफर ऑफ द कंटेंट ऑफ द रजिस्टर R1 इनटू रजिस्टर R2। मतलब इन दोनों का एडिशन जो होगा वो R1 में चला जाएगा, या इस तरीके से लिख सकते हैं R1 में क्या चला जाएगा? R2 का डेटा। तो रिप्लेसमेंट ऑपरेटर ये बता रहा है कि जो R2 का डेटा है वो कहां पर जा रहा है? R1 में। मतलब R1 का जो डेटा है वो रिप्लेस हो रहा है किससे? R2 के डेटा से। तो इसलिए हम इसको रिप्लेसमेंट ऑपरेटर बोल देते हैं। ये कुछ टाइप के रजिस्टर्स आप देख रहे होंगे कि रजिस्टर्स को किस तरीके से हम डिनोट करते हैं, बताते हैं। जैसे एक रजिस्टर है R1, तो ये क्या हो गया? मेरा रजिस्टर R हो गया, जिसको मैं R1 इसका नाम मैंने दे दिया है। अगर मैं इसमें इंडिविजुअल बिट को शो करूं तो अगर मुझे इसको 8 बिट का बनाना है तो उसमें कौन कौन सी बिट होंगी? 0 1 इस तरीके से सेपरेट कर सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7। तो 0 से 7 है, तो ये क्या इंडिविजुअल बिट को शो कर रहा है वाला रजिस्टर? कितने बिट का है? 8 बिट का रजिस्टर है। वहीं पर अगर मैं इनको चाहूं तो इस तरीके से 0 और 15 यहां पर मार्क कर सकता हूं। ये 8 हो गया, तो नंबर ऑफ बिट्स कितनी हो गई मेरी? 0 से लेकर 15, मतलब ये 16 बिट का रजिस्टर हो गया। ऐसे ही हम इनको क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं 2 पार्ट्स में। जैसे 16 बिट का रजिस्टर है तो 8 बिट में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो जिसे हम ये पीसी मतलब प्रोग्राम काउंटर लो लेवल लैंग्वेज या लो लेवल वाला हो गया, हमारा लोअर बिट के लिए हो गया।
हायर बिट के लिए प्रोग्राम काउंटर मेरा ये हो गया 8 से लेके 15 तक। तो ये टोटल ये भी 16 बिट के रजिस्टर को शो कर रहा है। जो प्रोग्राम काउंटर होता है हमारा 16 बिट रजिस्टर होता है, जिसमें यहाँ पर लोअर बिट्स हो गए 0 से लेके 7 तक, मतलब 8 बिट यहाँ पर होगी और 8 बिट यहाँ पर होगी। तो ये क्या है हमारा ब्लॉक डायग्राम कह सकते हैं रजिस्टर्स का। ये डिफरेंट रजिस्टर को हम डिफरेंट तरीके से किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो रजिस्टर यहाँ पर मैंने दिखा दिए हैं। अब बात कर लेते हैं इसी टॉपिक में रजिस्टर ट्रांसफर ऑपरेशन। तो रजिस्टर ट्रांसफर ऑपरेशन हमारे पास 3 बेसिकली यहाँ पर ऑपरेशन होते हैं। तीनों को वन बाय वन समझ लेते हैं किस तरीके से क्या किस ऑपरेशन का कौन सा माइक्रो ऑपरेशन या इंस्ट्रक्शन होता है वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहला है सिंपल ट्रांसफर। तो सिंपल ट्रांसफर तो यही है, मैंने लिखा क्या R1 रिप्लेसमेंट ऑपरेटर बाय R2, मतलब R1 का डेटा जो रिप्लेस हो जाएगा किससे, R2 के डेटा से। फिर मैंने क्या लिख दिया, R2 रिप्लेसमेंट ऑपरेटर लगाया यहाँ पर, R1 लिख दिया। इसका मतलब क्या है, R2 का जो डेटा है वो रिप्लेस हो जाएगा किससे, R1 के डेटा से, मतलब R1 का डेटा R2 में आकर स्टोर हो जाएगा। क्लियर? तो ये क्या हो गया, सिंपल ट्रांसफर हो गया मेरा। ठीक है, नेक्स्ट मेरा क्या है, कंडीशनल ट्रांसफर। तो कंडीशनल ट्रांसफर के लिए मैं क्या लगाऊंगा, यहाँ पर एक P कंडीशन के लिए लगा दिया मैंने और कॉलन लगा के यहाँ पे लिखा R2 में डेटा रिप्लेस होगा, R2 का डेटा रिप्लेस होगा किससे, R1 के डेटा से। लेकिन होगा कब, जब मेरा ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। कंडीशन क्या होगी कि P की वैल्यू है तो 0 होगी या 1 होगी। अगर 0 होगी तो ये रिप्लेस नहीं करेगा और अगर 1 होगी तो ये रिप्लेस कर देगा, मतलब R2 के डेटा को R1 के डेटा से रिप्लेस कर देगा। तो ये कंट्रोल फंक्शन हो गया। P की वैल्यू क्या होगी, 1 ले ली मैंने यहाँ पे, R2 और R1। ये कब करेगा, जब P की वैल्यू 1 होगी। तो यहां पर दिखा भी रहा है, इट इंडिकेट्स दैट इफ P इक्वल टू 1 then the content of R1 is transferred to the R2, मतलब R1 का जो डेटा है वो R2 में ट्रांसफर हो जाएगा। इट इज द यूनिडायरेक्शनल ऑपरेशन, मतलब केवल एक ही डायरेक्शन में डेटा ट्रांसफर हो रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, यूनिडायरेक्शनल ऑपरेशन बोल रहे हैं। और इस तरह का हमारा क्या ट्रांसफर कहलाता है, ऑपरेशन कौन सा कहलाता है, कंडीशनल ट्रांसफर ऑपरेशन कहलाता है रजिस्टर का। एक है साइमल्टेनियस ऑपरेशन। साइमल्टेनियस ऑपरेशन में क्या होगा, यही फिर से कंडीशनल भी होगा, साथ के साथ में P लगाया हमने यहाँ पर, कॉलन लगाया यहाँ पर। एक तो ये हो गया कि R2 को रिप्लेस करना है R1 के डेटा से, फिर कॉमा हमने लगा दिया यहाँ पर, R1 के डेटा को रिप्लेस करना है R2 के डेटा से। तो ये क्या होंगे, साइमल्टेनियसली एक साथ R1 का डेटा R2 के डेटा से रिप्लेस हो जाएगा और R2 का डेटा R1 के डेटा से रिप्लेस हो जाएगा। कब, जब हमारी कंडीशन 1 होगी, यानी कि P की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। जब 2 या 2 से ज्यादा ऑपरेशन एक साथ एक टाइम पर हमारे क्या होते हैं, अकर होते हैं, मतलब ये ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, तो वो हमारा कहलाता है साइमल्टेनियस ऑपरेशन। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे, अगर P की वैल्यू 1 है यहाँ पर इस केस में, तो हमारा जो R2 का डेटा है वो R1 के डेटा से रिप्लेस हो जाएगा, मतलब R1 का डेटा R2 में ट्रांसफर हो जाएगा और R2 का डेटा R1 में ट्रांसफर हो जाएगा एक साथ सेम क्लॉक पल्स पे। ठीक है, क्लियर, बात समझ में आ गई होगी यहाँ पर। तो ये था साइमल्टेनियस ऑपरेशन। कुछ सिंबल्स हैं जिससे रिप्रेजेंट किया जाता है, क्या क्या रिप्रेजेंट किया जाता है रजिस्टर ट्रांसफर या माइक्रो इंस्ट्रक्शंस में। सबसे पहले लेटर्स एंड नंबर जो है वो रजिस्टर को डिनोट करते हैं, रजिस्टर R1 R2 R3 जो भी है, या MAR मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, R1 मतलब R1 रजिस्टर हो गया, R2 मतलब R2 रजिस्टर हो गया। क्लियर? फिर क्या है हमारा, स्मॉल ब्रैकेट हम यूज कर रहे हैं, मतलब डिनोट अ पार्ट ऑफ रजिस्टर, मतलब R1 8 बिट लिख दिया, या R1 0 to 7, मतलब कितने बिट का हो गया, 8 बिट का हो गया, 0 से लेकर 7 तक। फिर ये क्या है, रिप्लेसमेंट ऑपरेटर, अभी मैंने बताया ट्रांसफर को या इंफॉर्मेशन जो है उसे किधर की तरफ ट्रांसफर हो रही है उसको इंडिकेट करता है। जैसे R2 रिप्लेसमेंट ऑपरेशन लगा के ऑपरेटर R1 लिखा है, तो R1 का जो डेटा R2 में हमारा क्या हो जाएगा, मूव कर जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। फिर है कॉमा, तो ये क्या कर रहा है, सेपरेट 2 माइक्रो ऑपरेशन, जैसा कि जस्ट अभी पीछे मैंने आपको बताया यहाँ पर कॉमा लगा के। तो जो 2 माइक्रो इंस्ट्रक्शन या ऑपरेशन है उनको क्या कर रहे हैं, कॉमे से सेपरेट कर रहे हैं। तो इस तरीके से यहां पर भी लिखा हुआ है, देखो। फिर क्या है, कॉलन, ये डिनोट करता है कंडीशनल ऑपरेशन को, जैसे अभी मैं लगा रहा हूं ना, यहाँ पर कॉलन लगा रहे हैं यहाँ पर, तो ये कॉलन किसको, कंडीशनल ऑपरेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब ये कंडीशन अगर हाई होगी, मतलब एक्टिव होगी, तो ही वर्क करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो ये कुछ कॉमन सिंबल्स थे जो यूज किए जाते हैं, मैंने यहाँ पर ये आपको बता दिए। स्पीड बेटा अगर तेज लग रही है आपको, तो आपके यूट्यूब पर भी और एप्लीकेशन पर भी स्पीड को स्लो करने का भी ऑप्शन होता है, और अगर स्लो लग रही है तो आप स्पीड बढ़ा सकते हैं। और अगर आप पढ़ के आए हैं पूरी यूनिट को डिटेल में अच्छे से समझ लिया है आपने, एप्लीकेशन पे कोर्स परचेज करके आपने डिटेल में सारे लेक्चर्स पढ़ लिए हैं, तो आपको अब स्पीड फास्ट नहीं लग रही होगी और एकदम सारे टॉपिक रिकॉल भी हो रहे होंगे, क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, ना कि नया पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, बस पर पहुंचते हैं। ठीक है, रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है, और इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। ये जो मैंने बताया ना, ये वाले रजिस्टर ट्रांसफर ऑपरेशन, ये आगे चल के अगली यूनिट में भी आएगा टॉपिक, तो मैं वहां पर स्किप करूंगा इस टॉपिक को, तो ध्यान रखिएगा, लेकिन बता दूंगा वहां पर भी। नेक्स्ट क्या है, बस।
बस क्या होती है, जो डेटा को पूरे कंप्यूटर सिस्टम में एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने लाने का काम करती है। बस तो आप जानती है ना, बस क्या करती है, ट्रांसपोर्ट का काम करती है। मतलब आपको एक जगह से दूसरी जगह पर ड्रॉप करती है, कहीं पर पिक करा, कहीं पर ड्रॉप करा, आपको कहीं जाना है तो बस का यूज कर सकते हैं आप। तो बस पर आप बैठे और दूसरी जगह पर उतर गए, मतलब आप क्या बने, डेटा। तो ऐसे ही कंप्यूटर सिस्टम में बस क्या काम करती है, डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाती हैं। क्लियर? तो बस इज ए कम्युनिकेशन सिस्टम दैट हेल्प्स डेटा ट्रांसफर बिटवीन डिफरेंट मॉड्यूल्स ऑफ द कंप्यूटर। क्लियर? तो मेनली यहां पर 3 टाइप की हम बस यूज करते हैं। डेटा बस होती है हमारी, एड्रेस बस होती है एंड कंट्रोल बस होती है। डेटा, एड्रेस एंड कंट्रोल। डेटा बस डेटा को लाने ले जाने का काम करेगी। एड्रेस बस एड्रेस, पर्टिकुलर एड्रेस, जहां पर एड्रेस पर, मेमोरी एड्रेस पर डेटा को स्टोर कराना है। और कंट्रोल बस पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए, जो कंट्रोल यूनिट से कंट्रोल होती है। ठीक है, 3 तरह की बसेस होती हैं, तीनों को एक बार समझ लेते हैं। पहले क्या है, जो डेटा बस है बेटा, वो बाई डायरेक्शनल, मतलब दोनों डायरेक्शन में डेटा को लेके जा सकती है। और दूसरी चीज एक ध्यान रखेंगे यहां पर, हाँ ये रहा कि ईच लाइन कैन कैरी ओनली 1 बिट एट ए टाइम, मतलब एक लाइन एक टाइम पर एक ही बिट को कैरी कर सकती है। और हाँ बस ठीक है, बाई डायरेक्शनल होती है। जबकि एड्रेस बस जो है वो हमारी यूनिडायरेक्शनल होती है। और साथ में यहां पर अगर देखेंगे तो एड्रेस लाइन जो है आर यूज्ड टू नो द सोर्स और डेस्टिनेशन ऑफ द डेटा ऑन द डेटा बस। मतलब जो डेटा बस पे डेटा है उसके सोर्स क्या है और डेस्टिनेशन क्या है, उसको असाइन करने के लिए हम एड्रेस लाइन या एड्रेस बस का यूज करते हैं। और दूसरी चीज ये केवल यूनिडायरेक्शनल होती है, बाई डायरेक्शनल नहीं होती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कंट्रोल बस, तो ये भी हमारी क्या होती है बेटा, बाई डायरेक्शनल होती है। और कंट्रोल बस जो है कंट्रोल सिग्नल और टाइमिंग सिग्नल, क्योंकि हमारा जो कंट्रोल यूनिट होता है वो दोनों तरह से कंट्रोल करता है। मतलब किसी भी पर्टिकुलर जो भी हमारा टास्क है उसको कंप्लीट कराने के लिए, मतलब क्या कराना है, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होना है, एडिशन होना है, सब्ट्रैक्शन होना है, मल्टीप्लिकेशन होना है, कौन बताएगा, कंट्रोल यूनिट बताएगी। कंट्रोल सिग्नल के थ्रू कंट्रोल बस से जाएगा, किसको बताएंगे, एएलयू को बताएंगे। और कितने टाइम में एग्जीक्यूट होनी है इंस्ट्रक्शन या कितने टाइम में एग्जीक्यूट होना है वो प्रोग्राम, तो वो भी कौन बताएगा, वो भी कंट्रोल यूनिट बताएगी। और किसके थ्रू बताएगी, कंट्रोल बस के थ्रू। तो कंट्रोल बस हमारी क्या है, बाई डायरेक्शनल होती है। कंट्रोल लाइन यानी कि कंट्रोल सिग्नल को ले जाने और लाने के लिए। कंट्रोल सिग्नल हमारे क्या होते हैं, मतलब कंट्रोल सिग्नल और टाइमिंग सिग्नल दोनों तरह के, मतलब ये कह सकते हैं कमांड सिग्नल और टाइमिंग सिग्नल दोनों तरह के सिग्नल उसमें होते हैं। क्लियर? तो ये आर्किटेक्चर दिख रहा होगा आपको, बस का आर्किटेक्चर आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। तो कंट्रोल बस होगी, एड्रेस बस होगी, डेटा बस हो गई। क्लियर? ये हमारी सिस्टम बसेस हो गई तीनों। बाकी हमारा सीपीयू हो गया, मेमोरी हो गई, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गई। सबको आपस में कनेक्ट करने के लिए हम बस का यूज करते हैं। तो जो डेटा बस है हमारी, जो डेटा बस है वो बाई डायरेक्शनल है। वो क्या है, बाई डायरेक्शनल है। वहीं पर अगर मैं बोलूं कि जो एड्रेस बस है सीपीयू से जाएगा एड्रेस, और कहां पर, या तो मेमोरी में या इनपुट आउटपुट से, मतलब आउटपुट के लिए तो जाएगा और इनपुट यहां, ये मत समझ लेना कि बाई डायरेक्शनल है। ये आउट इनपुट के लिए, अगर इधर से इनपुट हुआ तो इधर जाने के लिए, ठीक है। लेकिन यहां पर देखो और यहां पर देखो। अब ये जो नेक्स्ट हमारी लास्ट है कंट्रोल बस, वो भी हमारी बाई डायरेक्शनल होती है। तो यहां पर भी देखो बाई डायरेक्शंस यहां पर दिखाई जा रही हैं। क्लियर? ये आर्किटेक्चर हो गया, ये बस के बारे में यहां पर लिखा हुआ है। अब बस ट्रांसफर हमें पढ़ना है, मतलब बस ट्रांसफर पढ़ना है। एक सेकेंड, क्या करना है, ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन रजिस्टर इन ए मल्टीपल रजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन इज कॉमन बस सिस्टम। एक कॉमन बस से मल्टीपल रजिस्टर्स में कैसे डेटा को ट्रांसफर करना है, वो चीज हमें बस ट्रांसफर में पढ़नी है ना। ठीक है, तो 2 तरीके से हम इसको डिजाइन करते हैं बस ट्रांसफर को। एक तो होता है यूजिंग मल्टीप्लेक्सर और एक होता है यूजिंग ट्राई स्टेट बफर्स। या तो ट्राई स्टेट बफर से हम डिजाइन कर सकते हैं या डिजाइन कर सकते हैं मल्टीप्लेक्सर से। तो 1 बाय 1 देख लेते हैं। मल्टीप्लेक्सर से डिजाइन करेंगे तो थ्योरी बेटा देखो आपको पीडीएफ जो है ना वो एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। मैं थ्योरी नहीं पढ़ रहा हूँ सारी, बिना वजह टाइम मुझे लंबा नहीं करना। 1 शॉट वीडियो रिविजन कर रहे हैं तो रिविजन की तरह, मतलब 1 घंटे में लगभग कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा मैं इस यूनिट को। थोड़ा सा एक्स्ट्रा जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखेंगे। लेकिन मैं थ्योरी पढ़कर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ये पीडीएफ में आपको मिल ही जाएगा। हाँ, हालांकि डाउनलोड नहीं होगा पीडीएफ, ये ध्यान रखिएगा, ना ही प्रिंट आउट निकलवा सकेंगे आप। उससे देख के अपने शॉर्ट नोट जरूर बना लीजिएगा, ठीक है, ताकि एग्जाम में लिखने की आदत हो। तो मल्टीप्लेक्सर से जब हम डिजाइन करते हैं तो कुछ इस तरह का सर्किट आपको देखने को मिलेगा। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, तो मल्टीप्लेक्सर 4 मल्टीप्लेक्सर हम यूज कर रहे हैं। क्लियर? 4 मल्टीप्लेक्सर्स पे हम यहाँ पर 4 रजिस्टर्स भी यूज कर रहे हैं, रजिस्टर ए, रजिस्टर बी, रजिस्टर सी, रजिस्टर डी। क्योंकि रजिस्टर से हमें डेटा को कहां पर लेके जाना है, बस पे लेके जाना है। तो किस पर्टिकुलर डेटा का, किस पर्टिकुलर रजिस्टर का डेटा जो है वो किस बस पर जाएगा, या बस पर लोड कौन से रजिस्टर का डेटा लोड होगा, तो वो हमें किससे पता चलेगा, वो हमें इस बस ट्रांसफर से ही पता चलेगा। और ये इसके लिए हम, इसके हेल्प के लिए हम यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं, मल्टीप्लेक्सर यूज कर रहे हैं। मल्टीप्लेक्सर आई थिंक आपको आता होगा।
आपने सेकंड सेमेस्टर में, आप क्योंकि अब थर्ड सेमेस्टर में सब्जेक्ट पढ़ना है, तो सेकंड सेमेस्टर में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा होगा और वहां पर आपने मल्टीप्लेक्सर जरूर पढ़ा होगा। तो मैं यहां पर मल्टीप्लेक्सर पढ़ाकर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा और आने वाले काफी सारे टॉपिक्स में इस यूनिट के मल्टीप्लेक्सर यूज होगा। तो नहीं पढ़ा तो एक बार मल्टीप्लेक्सर पढ़ के आ जाइएगा तुरंत पहले, अभी रोक के वीडियो को, ठीक है। 4x1 मल्टीप्लेक्सर यूज कर रहे हैं तो 2 सेलेक्ट लाइन होगी, ये तो पता ही होगा आपको कि जब हम 4x1 मल्टीप्लेक्सर डिजाइन करते हैं, क्या 4x1 मल्टीप्लेक्सर में डिजाइन किया तो इसमें 4 तो मेरे इनपुट्स हो गए, 1 मेरा आउटपुट हो गया, 1 मेरा आउटपुट हो गया और 2 मेरी क्या होती है, सेलेक्ट लाइन हो गई। सेलेक्ट लाइन ऐसा लिख दिया मैंने, क्लियर। तो अब मैंने क्या करा, देखो मेरे पास 4 बिट के 4 रजिस्टर हैं। कितनी कितनी बिट है, 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3, रजिस्टर ए, रजिस्टर बी, रजिस्टर सी, रजिस्टर डी। अब मैंने क्या करा, 4x1 मल्टीप्लेक्सर, 4x1 4x1 4x1। तो इनके जो 4 इनपुट है उसमें हर एक रजिस्टर का जैसे 0 वाला इनपुट इससे कनेक्ट कर दिया, इसका 0 वाला इनपुट इससे कनेक्ट कर दिया, इसका 0 वाला इनपुट इससे कनेक्ट कर दिया और इसका 0 वाला इनपुट इससे कनेक्ट कर दिया। नहीं, गलत मैंने बोल दिया, सॉरी। इसका 0 वाला इससे कनेक्ट करा, इसका 0 वाला इसी से कनेक्ट करा, इसका 0 वाला इसी से कनेक्ट करा, इसका 0 वाला इसी से कनेक्ट करा। मतलब इसमें क्या है, जो 0 है वो A0, जो 1 है वो A1, जो 2 है वो A2 और जो 3 है वो A3 हो गया। ये क्या है मेरा A3। ऐसी ये B0 B1 B2 B3, C0 C1 C2 3 और D0 D1 D2 D3। तो A0 A1 A0 B0 C0 D0 तो यहां पर मैंने कनेक्ट कर दिया, मतलब इसका 0 बिट, इसका 0 बिट, इसका 0 बिट, इसका 0 बिट, फिर इससे कनेक्ट कर दिया 1 वाले बिट, 2 वाले बिट इससे और 3 वाले बिट इससे। तो इसके चारों इनपुट से कनेक्ट हो गए, सभी में से डेटा जो है वो कनेक्ट हो गया। यहाँ पर 2 सेलेक्ट लाइन हमने यूज कर ली, इन सेलेक्ट लाइन के बेसिस पर पता चलेगा कौन सा मल्टीप्लेक्सर कौन सा आउटपुट देने वाला है, कौन सा लोड होने वाला है। तो अब हमें पता है मल्टीप्लेक्सर क्या करता है कि जो इनपुट पर हमने इनपुट दिए हैं सेलेक्ट लाइन के बेसिस पे, इनमें से किसी एक को आउटपुट पे ले जाता है। तो कैसे करेंगे, हमारे पास सेलेक्ट लाइन होती है, देखो S0 और S1 हमारे पास ये सेलेक्ट लाइन हो गई, S0 S1, तो 2 ही कॉम्बिनेशन बनेंगे, मतलब 0 0, मतलब 2 बिट 2 सेलेक्ट लाइन है तो 4 कॉम्बिनेशन यहां पर बन जाएंगे, 0 0 0 1 1 0 1 1। जब 0 0 होगा तो A मतलब मल्टीप्लेक्सर A सेलेक्ट होगा, जब 0 1 होगा वो सॉरी रजिस्टर A सेलेक्ट होगा, जब 0 1 होगा तो रजिस्टर B का डेटा लोड होगा, जब 1 0 होगा तो रजिस्टर C का डेटा लोड होगा टोटल, और जब 1 1 होगा तो रजिस्टर D का डेटा लोड होगा। कैसे होगा चलिए देख लेते हैं। जब 0 0 सेलेक्ट लाइन हुई तो 0 0 में हमें पता है मल्टीप्लेक्सर में क्या काम करता है। मल्टीप्लेक्सर कोई सा भी ले लें, सारे के सारे क्या करेंगे, जो 0 बिट है यानी कि I0 है, इनपुट नॉट, ये वाला पहले वाला इनपुट है, उसको आउटपुट पे ले जाएगा। तो ये भी ले जाएगा अपने आउटपुट पे, ये भी ले जाएगा अपने आउटपुट पे, ये भी ले जाएगा अपने आउटपुट पे और ये भी ले जाएगा अपने आउटपुट पे। तो देखो जरा आउटपुट क्या जा रहा है, यहां से A0 चला गया, यहाँ पे यहां से A1 चला गया, यहाँ से A2, यहाँ से A3, ये कहां पर A0 A1 A2 A3। मतलब जैसे ही मैंने 0 0 यहां पर दिया तो चारों का आउटपुट मुझे क्या मिला, जो रजिस्टर A का डेटा है वो मिला। तो वो डेटा मेरा कहां पर हो गया, 4 लाइन कॉमन बस पर जाकर लोड हो गया। क्लियर। ऐसे जब 0 1 दिया तो 0 1 में मतलब क्या होगा, 0 1 का मतलब, 0 1 का मतलब सर ये होगा कि इसका जो 1 बिट है वो आउटपुट पे पहुंच जाएगा, इसका 1 बिट आउटपुट पे पहुंच जाएगा, इसका 1 बिट आउटपुट पे पहुंच जाएगा, इसका 1 बिट। अब 1 1 पे क्या कनेक्ट है, यहां पर अगर आप देखेंगे, यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर आप देखेंगे तो B0 B1 B2 B3 कनेक्ट है, मतलब रजिस्टर B के जो है बिट्स वो कनेक्ट है, वो आउटपुट पे आ जाएंगे, यानी कि रजिस्टर B हमारा लोड हो गया। क्लियर। तो बस ये वर्किंग है इसकी सिंपल सी, तो समझ में आ गया होगा। बाय यूजिंग मल्टीप्लेक्सर, बाय यूजिंग ट्राई स्टेट बफर की अगर मैं बात करूं, क्या हमारा बस ट्रांसफर, जो अगर हम बात करें किसके लिए, ट्राई स्टेट बफर के लिए। तो ट्राई स्टेट बफर में एक्चुअल में क्या होता है, ये चीज देखिएगा, नॉर्मल इनपुट A, कंट्रोल इनपुट C और यहां पर आउटपुट होता है, आउटपुट Y इक्वल टू A होगा, यानी कि आउटपुट जो है ये A होगा अगर C की वैल्यू 1 होगी, अगर 0 होगी तो ये हाई इंपेडेंस हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखना है। ये बफर वाला जो सर्किट हम बनाते हैं ट्राई स्टेट वाला, वो ये बन जाता है। याद रखिएगा इनपुट A1 और A0, A1 और A0 कौन से हैं, ये हमने क्या करा है, यहां पर डिकोडर यूज किया है, 2x4 डिकोडर। यहां पर एक डिकोडर का और यूज किया गया, तो डिकोडर भी आपने 100% गारंटी है कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो डिकोडर भी पढ़ के आइएगा तब समझिएगा। मैं यहां पर डिकोडर नहीं समझाने वाला, बस ये पता होना चाहिए डिकोडर जो है हमारा 2x4 होगा, 3x8 होगा, या मतलब जो हमारी सेलेक्ट लाइन हम यूज करते हैं मल्टीप्लेक्सर में वो एज ए इनपुट की तरह वर्क करती है। मतलब चलो हल्का सा मैं बता देता हूँ डिकोडर का। वैसे डिकोडर की टेबल बनी हुई है। डिकोडर में क्या होता है कि देखो ये 2 हमारे S0 S1 है, यहाँ पर S1 या S0, यहाँ पर इनको भी मैं S0 S1 कर देता हूँ जिससे कंफ्यूजन ना हो आपको। ये S1 हो गया मेरा और ये S0 हो गया, क्योंकि ये मेरा डिकोडर में ये लिखे हुए हैं, बस इतना सा समझना है आपको। अब देखो जरा क्या है, देखो जब मेरे ये है, मैंने क्या करा, जब 0 0 होंगे तो 0 1 होंगे, 1 0 होंगे, 1 1 होंगे, तो जब होंगे तो ये क्या हो गया मेरे यहाँ पर, ये मेरा जैसे उसमें लिखे हुए हैं, तो ये हो गया B0, ये B1, ये B2 और ये क्या हो गया B3।
तो मेरा कौन सा आउटपुट एक्टिव होगा? जब मैं दोनों को 0 रखूंगा तो बी नॉट एक्टिव होगा, जब 0 1 रखूंगा तो B1 एक्टिव होगा, जब 1 0 रखूंगा तो B2 एक्टिव होगा, और जब 1 1 रखूंगा तो B3 एक्टिव होगा। यहां से सारे समझ में आ गई बात यहाँ पे। तो जो एक्टिव होगा दैट मींस ये किससे कनेक्ट है? अभी जस्ट पीछे मैंने बताया ये कंट्रोल सी से मतलब क्या है, ये सी से कनेक्ट है, कंट्रोल से, कंट्रोल इनपुट से। और अगर कंट्रोल इनपुट हाई होता है तो वही हमें आउटपुट मिलेगा, उसी का आउटपुट मिलेगा। मतलब अगर ये हाई होगा तो मुझे ए नॉट मिलेगा, ये हाई होगा तो बी नॉट मिलेगा, ये हाई होगा तो सी नॉट मिलेगा, ये हाई होगा तो डी नॉट मिलेगा। तो मैं इनको हाई कौन से को करना है वो किस पर डिपेंड करेगा? मेरा इनपुट सेलेक्ट लाइन या इसके जो डिकोडर है इसके इनपुट पे। क्योंकि अगर मुझे सेलेक्ट करना है ये वाला, मतलब कौन सा, ये वाला कौन सा, B1, ये वाला सेलेक्ट करना है, मुझे बी नॉट लोड करना है उस पर रजिस्टर बी, मतलब लोड करना है किस पे, अपने बस पे। तो मैं क्या करूंगा, इसको 0 1 कर दूंगा। तो मैं इसको 0 1 कर दूंगा तो दैट मींस मेरा क्या हो जाएगा, B1 एक्टिव हो जाएगा, और B1 एक्टिव होगा तो ये 1 मिलेगा, तो बी नॉट मुझे मिल जाएगा वाइप आउटपुट पर। ठीक है, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, मेरा हाई इंपेडेंस में चले जाएंगे, मतलब आउटपुट नहीं देंगे वहां पर। क्लियर, बात समझ में आ गई होगी, इतना सा लॉजिक है यहाँ पर। और ये इनेबल वाला जो ई है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अगर ये ई हाई होगा तो ही मेरा डिकोडर वर्क करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो ये इनेबल सर्किट हमारा हो जाता है। अब बात कर लेते हैं मेमोरी ट्रांसफर। तो मेमोरी ट्रांसफर में क्या है, दो चीजें हो सकती हैं, या तो मेमोरी से डेटा में लोड करके लेके आना है, कहां पर लोड करना है, अपने ALU में लोड करना है, प्रोसेसर में लोड करना है, या यहां से लेके वहां पर स्टोर कराना है। या तो लोड करेंगे या स्टोर कराएंगे। क्लियर, तो मतलब या तो डेटा को हम रीड करेंगे या राइट करेंगे। अब दूसरी टर्म में अगर मैं बोलूं, जो लिखी हुई टर्म उस वाली टर्म में बोलूं, तो डेटा को या तो रीड करा जाएगा, रीड मतलब वहां से लिया जाएगा, या राइट करा जाएगा मतलब मेमोरी में लिखा जाएगा जाके। या तो मेमोरी से लेना है तो रीड करना, और मेमोरी में सेव कराना है, स्टोर कराना है तो राइट करना। तो रीड का एक ऑपरेशन हो गया, तो उसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारा डेटा रजिस्टर हो गया, इसमें हम स्टोर करा लेंगे कहां से, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। जो एड्रेस रजिस्टर है मेमोरी का, वहां पर जो डेटा है उसे डेटा रजिस्टर में हम लेके आ जाएंगे। और राइट कराना है, जब राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर पे, यानी कि मेमोरी में एक एड्रेस रजिस्टर पे ले जाके डेटा को स्टोर करना है। कहां से, जो भी रजिस्टर R1 में डेटा होगा उसको ले जाके, ये R1 क्या है मेरा, एक्चुअल में डेटा रजिस्टर ही है। ठीक है, तो ये मेमोरी ट्रांसफर के कॉन्सेप्ट्स हो गए। अब बात कर लेते हैं फास्ट एड्रेस रजिस्टर। फास्ट एड्रेस रजिस्टर जो है हमारा, ये फास्ट एड्रेस, सॉरी, जो सिलेबस में लिखा हुआ था, उसके लिए नाम वहां पे आपका वो दिया है, लेकिन हमें जो पढ़ना होता है लुक एट कैरी एडर होता है। इससे पहले आपको हाफ एडर एंड फुल एडर पढ़ना है। तो हाफ एडर एंड फुल एडर भी आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा होगा। ये पहली यूनिट जो है ना बहुत सारी डिपेंड है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पर, तो इसीलिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सेकंड सेमेस्टर में आपको पढ़ा दिया गया होता है। और अगर आपने वहां से अच्छे से नहीं पढ़ा तो आप यहाँ पर कहीं ना कहीं लैग करेंगे जरूर थोड़ा बहुत। इसलिए हर सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना जरूरी होता है आने वाले सब्जेक्ट्स के, आने वाले सेमेस्टर्स के लिए। ठीक है, तो हाफ एडर फुल एडर आपने पढ़ रखा है। वैसे मैंने जो डिटेल में लेक्चर्स पढ़ाए हैं, तो जितनी चीजों को मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ ना कि ये पढ़ रखा है, पढ़ के आना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, वो वाले स्टूडेंट जो एप्लीकेशन वाले स्टूडेंट है उनको प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, क्योंकि उनको मैंने सारे टॉपिक्स ही पढ़ा दिए हैं। जैसे मैंने हाफ एडर फुल एडर की बात करी यहाँ पर, तो वो पढ़ाया है मैंने अभी इसमें भी, CO में भी, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में भी, लेकिन यहाँ पर नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ के आ चुके होंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में या एप्लीकेशन। तो कैरी लुक एड एडर हमारा क्या होता है कि जब हम एडिशन पढ़ रहे होते हैं, 4 बिट एडर जब हम कर रहे होते हैं, अभी आगे इसमें मैं दिखाऊंगा 4 बिट एडर अभी आने वाला है, 4 बिट बाइनरी एडर। तो उसमें क्या होता है कि एक्चुअल में हमारा जो, मैं एक हल्का सा यहाँ पर बना के दिखाता हूँ थोड़ा सा एक डायग्राम। जैसे मान लो 3 बिट एडर है ये, इस तरीके से फुल एडर मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर लिया, इसका कैरी इसके साथ कनेक्ट, इसका कैरी इसके साथ, यहाँ पर आउटपुट ये सम आउटपुट देगा, ये भी सम आउटपुट, ये भी सम, ये कैरी इन हो गया। यहाँ पर A नॉट B नॉट, A1 B1, A2 B2, इस तरीके से दो इनपुट। तो मेरा ये फाइनल आउटपुट जब तक नहीं आएगा, जब तक ये वाला कैरी मुझे नहीं मिल जाएगा, ये तभी तो आउटपुट देगा। ये कैरी किस पे डिपेंड करेगा, इस पे, और ये किस पे डिपेंड कर रहा है, इस वाले कैरी पर, और ये कैरी किस पे डिपेंड कर रहा है, इस पे। तो कहीं ना कहीं ये टोटल फाइनल आउटपुट तो जब आएगा, जब सबका आउटपुट मुझे मिल जाएगा, तो फाइनल आउटपुट आने में काफी डिले हो जाता है। किसकी वजह से, क्योंकि ये डिपेंड है किस पर, प्रीवियस कैरी पर। तो प्रीवियस कैरी पर डिपेंड है, तो इसका मतलब डिले हो रहा है, तो वही डिले हमारा क्या कहलाता है, कैरी प्रोपगेशन डिले कहलाता है। अब ये एक्चुअल में होता क्या है कि जो एक फुल एडर हमारा होता है, तो फुल एडर मल्टीपल गेट से मिलकर बना होता है, और एक गेट जब इनपुट हम उसे करते हैं और वो आउटपुट देता है प्रोसेस करके डेटा को, तो वो जो कुछ समय लेता है, बिल्कुल ना के बराबर समय लेता है, उसे हम प्रोपगेशन डिले बोलते हैं। अब एक फुल एडर में तो इतना है, अगर हमने 4 बिट डिजाइन करा तो 3-4 जो हमारे 4 फुल एडर यूज होंगे, तो उनमें नंबर ऑफ गेट्स लगे होंगे, तो वहां पर क्या होगा, प्रोपगेशन डिले बढ़ जाएगा। तो लास्ट वाले तक पहुंचने में, फाइनल आउटपुट आने में कैरी का वेट करना पड़ता है, तो इसलिए हम उसे बोलते हैं कैरी प्रोपगेशन डिले। तो एक टाइम लग जाता है काफी, तो उस टाइम को कम करने के लिए हम एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए, जिसे हम बोलते हैं कैरी लुक एड एडर या लुक एड कैरी एडर। ठीक है,
क्लियर। और यही हमारा फास्ट एडर के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें हम करते क्या है, जो फाइनल लास्ट में जो मैंने बनाया था अभी ये वाला इस तरीके से, ये ब्लॉक्स अगर मैंने बनाया 4 बिट, तो ये कैरी इधर आया, ये कैरी इधर आया, ये कैरी इधर आया, तब ये आउटपुट देगा और कैरी देगा मैंने। तो इसका ये वाला जो कैरी है हम ये पहले ही कैलकुलेशन करके सॉल्व कर लेते हैं, और सॉल्व करके जो हमारी कैलकुलेशंस आती हैं सारी कैलकुलेशन पहले कर लेंगे। ये कैरी भी पहले फाइंड कर लेंगे, ये भी पहले फाइंड कर लेंगे, और सारे कैरी जब हम कैलकुलेट कर लेंगे तो उनके अकॉर्डिंग हम जब डायग्राम बनाएंगे, दूसरा सर्किट बनाएंगे, तो वही हमारा कहलाता है कैरी लुक एडर। क्लियर। तो जैसे आप ये देख रहे हैं, ये फुल एडर का एक सर्किट है, एक सर्किट मैंने बना लिया फुल एडर का। ये फुल एडर का डायग्राम आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से एक एक्सोर गेट, एक एंड गेट, एक एक्सोर गेट, एक एंड गेट, और ये और गेट हो गया। तो ये कंप्लीट मेरा क्या है, फुल एडर का सर्किट है। तो आप देखेंगे कि हम वो कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो एक तो पीआई हो गया और एक जीआई हो गया। मतलब पीआई क्या है मेरा, मैंने क्या माना है इसको एआई मान लिया मैंने, इसको बीआई मान लिया, और इसका जो आउटपुट आएगा पहले वाले का, इसे मैंने पीआई मान लिया। क्लियर। और जो पहला वाला एंड गेट होगा इसको मैंने क्या मान लिया, जीआई मान लिया। जीआई मतलब क्या हो गया, पीआई क्या हो गया मेरा, यहां से देखेंगे तो हो गया सर एआई एक्सोर बीआई हो गया। क्लियर। ऐसी जीआई क्या हो गया, यहां पर जीआई देखेंगे तो सर ये एआई एंड बीआई, एंड गेट है तो एंड गेट, यहाँ पे एआई बीआई हो गया। तो ये चीज मैंने लिख रखी है कि पीआई विजिबल है या नहीं है, मतलब यहां पर लिख देता हूं पीआई इक्वल टू कितना हो गया, एआई एक्सोर बीआई। क्लियर। और ऐसे ही जीआई क्या हो गया मेरा, यहां पर एआई और एंड गेट यूज करा तो बीआई हो गया। क्लियर। ऐसे ही अब सम की मैं बात करूं तो सम यानी कि एसआई, ये एसआई क्या होगा अगर मैं इसकी बात करूं यहां पर, तो एआई बीआई तो मतलब क्या, ये तो पीआई है, पीआई, और ये क्या है एक और एक्सोर गेट है, तो पीआई एक्सोर में लगा सकता हूं यहां पर। और दूसरा टर्मिनल क्या है, सीआई या सी इनपुट, इसे सीआई में लिख रहा हूं तो पीआई इंटू सीआई। तो ऐसे ही मेरा जो एसआई यहां पर लिखा हुआ है सम, वो कितना हो गया, पीआई एक्सोर सीआई। अब ये मत कहना सर ये डायग्राम में कहां से ले आया है, बेटा ये जो डायग्राम है ये आपका कैरी लुक एडर का नहीं है, ये आपके फुल एडर का डायग्राम है। फुल एडर मतलब कहां से पढ़ेंगे, कैसे पढ़े, मैंने पढ़ा रखा है, जो एप्लीकेशन वाले हैं वो जानते हैं, जो नहीं जानते हैं तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स तो आप सब पढ़ के ही आए हैं, तो वहां पर फुल एडर जरूर पढ़ के आए होंगे। और वैसे मैंने अपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो वीडियोस हैं उनमें भी पढ़ा रखा है, जो कुछ यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। अब यहां तक बात होगी। अब मुझे क्या है, CI+1, मतलब CI तो मेरा क्या है, ये CI+1 मतलब नेक्स्ट जो कैरी होगा वो CI+1 है। तो ये कितना बनना है यहां से, एक तो यहां से देखो GI आ रहा है, ठीक है, GI आ गया, प्लस यहां से क्या आ रहा है, PI आ रहा है, एक तो ये PI और एक क्या आ रहा है CI। तो ये क्या है, PI प्लस CI। तो CI इसलिए CI+1 मैंने इसने लिखना है, इसको लिखना है CI, मैंने गलत लिखा, ये क्या होगा मेरा CI+1 नेक्स्ट कैरी, वही इसलिए लिखा यहां पर क्योंकि CI तो ये, तो CI आया, यहां से PI आया, यहां पर क्या है, ये PI इंटू CI हो गया ना, PI इंटू CI, एंड गेट लग रहा है PI इंटू CI, और यहां से GI है, तो ये क्या हो गया मेरा यहां पर, तो GI प्लस ये और गेट है, साथ में क्या आ गया, PI एंड CI। तो यही चीज मैंने यहां पर लिखी है, जो CI+1 है मेरा, CI+1 इक्वल टू कितना है, GI प्लस PI इंटू CI। तो ये यहां तक की जो मैंने चारों चीजें लिखी हैं, चारों इक्वेशन, वो इसी डायग्राम से आई हैं, ठीक है। क्लियर, बात समझ में आ गई। अब मैंने क्या निकालना है, मुझे जो नेक्स्ट आउटपुट निकालना है, मतलब CI ये क्या होता है, GI प्लस PI, मेरा जो नेक्स्ट आउटपुट होता है वो ये होता है। मुझे आई की वैल्यू 0 1 2 3 पुट करनी है, जितने बिट का मुझे बनाना है उतने के लिए मैं कैलकुलेशन करता चला जाऊंगा। जैसे मैंने क्या करा, फॉर आई की वैल्यू 0 के लिए इस इक्वेशन में पुट करता चला जाऊंगा। ये मेरी मेन इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 जो है। कैरी तो निकालना है ना बस मुझे, तो क्या करूंगा, C1 हो जाएगा, आई की जगह पर 0 रखा, C1 इक्वल टू कितना हो गया, G0, क्योंकि आई की वैल्यू 0 तो G0 प्लस P0 और C0। और P0 क्या है मेरा, P0 आपको पता ही है क्या है, A XOR B, यानी कि आई की जगह पर नॉट है तो A0 XOR B0। तो मतलब जो पहले वाले गेट के जो पहले वाले जो हमारे फुल एडर है उसके जो इनपुट्स होंगे A0 B0, वे मेरे एक्सोर होके यहाँ पर आ जाएंगे, और C0 आ गया, C0 पहले वाला जो कैरी होगा। तो ओवरऑल C1 किस पर डिपेंड कर रहा है, C0 पर, इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। वैसे मैं अगर बात करूं, अगर आई की वैल्यू मैंने क्या कर दी, 1 कर दी, तो यहां पर कितना हो जाएगा, C2 हो जाएगा, C2 की बात क्या हो जाएगा, G1 हो जाएगा, प्लस P1 हो जाएगा, C1 हो जाएगा। क्लियर। अब देखो C1 मैंने पहले कैलकुलेट कर लिया ऊपर, तो मैं C1 की जगह पर ये वाली वैल्यू रख दूंगा, तो कितना बनेगा, G1 प्लस P0 तो एज इट इज, वो सॉरी P1 तो एज इट इज नहीं है, और C1 की जगह पर मैं ये वाली वैल्यू G0 प्लस P0 एंड C0। यहां पर देखो आप सारे फिर कैरी, यानी कि C2 भी किस पर ही डिपेंड कर रहा है, C0 पर ही डिपेंड कर रहा है, C0 पर ही, ये 1 सा लग रहा है, C0 में बना देता हूं, C0 पर ही डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना, बिल्कुल।
क्या डिपेंड कर रहा है सी नॉट पर, C2 भी। तो C2 भी मैंने जो डायग्राम बनाया था, अभी आगे मैं दिखाऊंगा, आगे कहाँ आएगा ये, आगे आएगा, जब आएगा मैं बताऊंगा, इसकी मैं बात कर रहा था। तो जो मैंने फुल एडर सर्किट बनाया था इस तरीके से, ये 4 बिट का अगर मैं बनाऊं या 3 बिट का मैं बनाऊं इस तरीके से, तो ये जो कैरी कनेक्ट होंगे, ये मेरा क्या होगा, सी नॉट इस पे दिया सबसे पहले, ये C1 हुआ, ये C2 हुआ, ये C3 हुआ। तो मैंने क्या करा, C2 भी कैलकुलेट कर लिया। अब इसकी वेट नहीं करनी मुझे, C1 का वेट नहीं करना, C1 आएगा तभी C2 कैलकुलेट होगा, नहीं सी नॉट से पता चल जाएगा। कैसे, इस वाले फॉर्मूले से, इस वाली इक्वेशन से। ऐसे ही मैं चारों के लिए निकाल लूंगा, ये लिखे हुए हैं सारे के लिए। समझ में आ गई होगी बात। बस इसके अकॉर्डिंगली मैं डायग्राम बना दूंगा सभी कैरी के लिए, C2 C3 C4 मेरे कैरी आ गए, ये मैं सर्किट में कनेक्ट कर दूंगा बस फाइनल जाके, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा कैरी लुक हेड एडर हो गया फाइनल। अब आते हैं टाइप्स ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शंस पर, ये मैंने फास्ट एडर आपको बता दिया है। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शंस। तो क्या है कि एक तो रजिस्टर ट्रांसफर माइक्रो इंस्ट्रक्शंस होंगी, तो जो ऑलरेडी हमने पढ़ ली हैं, सिंपल, कंडीशनल, वो वाली हो गई हमारी रजिस्टर ट्रांसफर माइक्रो ऑपरेशन। अब हमें जो पढ़ने हैं वो ये तीनों पढ़ने हैं, ये तीनों आपके सिलेबस में भी। अर्थमेटिक माइक्रो ऑपरेशंस हो गए, जिसमें हम एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए और शिफ्ट के लिए पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लॉजिकल, शिफ्ट तो बल्कि अलग से भी लॉजिकल माइक्रो ऑपरेशंस हो गए, मतलब एंड गेट वाले जो ऑपरेशन, गेट वाले जो ऑपरेशन, एंड ऑपरेशन, और ऑपरेशन, नॉट ऑपरेशन, जो इस तरह के होते हैं। नेक्स्ट शिफ्ट ऑपरेशन, शिफ्ट राइट, शिफ्ट लेफ्ट, जो भी है हमारे, वो हमारे शिफ्ट ऑपरेशन के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अर्थमेटिक माइक्रो ऑपरेशंस। तो इसमें क्या क्या हो सकते हैं अर्थमेटिक माइक्रो ऑपरेशंस में, एक तो हमारा एडिशन हो सकता है। तो एडिशन मतलब यही है कि किसी रजिस्टर R1 में मैंने डेटा स्टोर करा दिया, क्या करके, रजिस्टर R1 का डेटा R2 के डेटा के साथ ऐड करके। तो मैं क्या करूंगा, R1 का डेटा R2 के डेटा से ऐड करूंगा, ये मेरा क्या है, रजिस्टर एडिशन का माइक्रो इंस्ट्रक्शन है। माइक्रो इंस्ट्रक्शन मतलब इंस्ट्रक्शन पढ़ रहे हैं, एडिशन नहीं सीख रहे हैं, यहाँ पर माइक्रो इंस्ट्रक्शंस देख रहे हैं। तो ये इंस्ट्रक्शन क्या बता रहा है हमारा, ये वाला जो मैंने लिखा है कि R1 का डेटा R2 के डेटा के साथ ऐड हो जाएगा, और फिर स्टोर कहां पर होगा, रिप्लेस किसको करेगा, R1 के डेटा को, R1 के डेटा में जाके स्टोर हो जाएगा, या इस तरीके से अलग रजिस्टर में भी स्टोर करा सकते हैं। सेम अगर मैं बात करूं सब्ट्रैक्शन की, तो सब्ट्रैक्शन भी ऐसे R3 में स्टोर कराइएगा, R1 माइनस R2, मतलब R1 का डेटा R2 के डेटा, R2 का डेटा R1 के डेटा में से सब्ट्रैक्ट होगा, और जो फाइनल आंसर आएगा वो रजिस्टर R3 में स्टोर हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, सब्ट्रैक्शन का माइक्रो ऑपरेशन हो गया। इंक्रीमेंट का करना है, तो इंक्रीमेंट का क्या हो जाएगा, +1 कर दिया, रजिस्टर R1 के डेटा में इंक्रीमेंट करना है तो +1 कर दिया, डिक्रीमेंट करना है तो -1 कर दिया। क्लियर, बिल्कुल बेसिक सिंपल है। ये है वो बाइनरी एडर का सर्किट डायग्राम, जो 4 बिट बाइनरी एडर जिसका मैं बात कर रहा था, जिसमें हमारा कैरी प्रोपगेशन डिले बहुत ज्यादा आता है, जिस सर्किट की मैं बात कर रहा था। देखो यहाँ पर एक साइड हो गया मैं A0 B0 A1 B1 A2 B2 A3 B3, वो ये इनकी बात कर रहा था मैं, ठीक है। तो क्या होता है कि इसमें जो फाइनल आउटपुट आएगा ना, जब तक फाइनल आउटपुट क्या आएगा कि अगर मैं 4 बिट का, मैं क्या कर रहा हूं, 4 बिट है ये, अगर एग्जाम में आ रहा है कि बाइनरी एडर दे या 4 बिट बाइनरी एडर दे या पैरेलल एडर दे, तो आपको यही करके आना है। तो एक्चुअल में मैं अर्थमेटिक ऑपरेशन बता रहा था, तो इसलिए मैं उसका सर्किट दिखाने आ गया कि एडिशन जो हमने पढ़ा पीछे, उसका सर्किट ये होता है भाई, ठीक है। तो 4 बिट है, तो 4 बिट के लिए क्या हो गया, मान लो दो नंबर 4 बिट के हैं, मतलब 1011 और 1010, ये मुझे ऐड करानी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो बिट्स है 4 बिट की हैं, और ये जो बिट्स हैं ये भी 4 बिट की हैं। ये मैंने ए नंबर समझ लिया, और ये वाला बी नंबर समझ लिया, और एक एक बिट को लिखूंगा मैं। तो A3 सॉरी, ये क्या हो गया, A3 A2 A1 A0, ऐसे यहां पर B3 B2 B1 B0, मतलब A1 A0 A1 A2 A3 B0 B1 B2 B3, ये हो गया। इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया हमने यहाँ पर। क्लियर, बात समझ में आ गई होगी आपको। तो 4 बिट बाइनरी एडर, फुल एडर हमारा ये होता है एडर सर्किट। सब आउटपुट देंगे, तो जैसे इसने आउटपुट दिया, इसने आउटपुट दिया, इसने आउटपुट दिया, इसने आउटपुट दिया, तो 4 सम आएंगे। तो चारों सम कब तक, फाइनल आउटपुट इसका क्या होगा, जब तक सारे सम नहीं आ जाए। तो सारे सम कब आएंगे, जब इसका सम आएगा। इसका सम किस पे डिपेंड कर रहा है, इस कैरी पे। इसका सम किस पे डिपेंड कर रहा है, इस कैरी पे। इसका सम किस पे डिपेंड कर रहा है, इस कैरी पे। इसका सम किस पे डिपेंड कर रहा है, ये तो इनिशियल कैरी है, स्टार्टिंग वाला कैरी है, ठीक है। क्लियर, तो ये वाला सर्किट है। तो ये जब फाइनल आउटपुट जब तक नहीं आता, जब तक कि ये कैरी ना आ जाए, तो क्या होगा, इस कैरी को आने में टाइम लगेगा उधर से, क्योंकि कैरी, ये फुल एडर है, फुल एडर में क्या है, गेट्स लगे हुए हैं, और गेट्स में क्या होता है, अपना प्रोपगेशन डिले टाइम होता है सभी का। लेकिन यहां तक कैरी जनरेट होगा, तो कैरी प्रोपगेशन डिले होगा, जो कि बहुत ज्यादा होगा, उसी को हम रिप्लेस कर देते हैं कैरी लुक हेड एडर से। फिलहाल हमें यहाँ पर क्या पढ़ना है, बाइनरी एडर पढ़ना है। तो एडर, बाइनरी एडर 4 बिट का मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर रखा है। फुल एडर आपको पता ही है, फुल एडर क्या करता है, 3 इनपुट्स होते हैं, एक आउटपुट होता है। 3 इनपुट में भी एक कैरी होता है, 2 हमारे इनपुट डिजिट्स होती हैं, ठीक है।
तो जैसे ए नॉट बी नॉट A1 B2 A3 B3 मतलब ये मैं अगर रिप्रेजेंट करूं तो ए नॉट की वैल्यू कितनी है 1 इसके अकॉर्डिंग, और इसकी भी 1 है A1 की भी, और इसकी वैल्यू 0 है, लास्ट वाले क्या है 1 है। ऐसी बी नॉट की वैल्यू कितनी है 0 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है, और इनिशियल स्टेट में कोई कैरी नहीं है तो उसे 0 कर लिया। तो 0 + 1 और +0 क्या आउटपुट आएगा, सम 1 आएगा। ठीक है, कैरी को जनरेट हुआ क्या, नहीं हुआ, तो 0 आ गया। फिर 1 + 1 + 0, तो 1 + 1 + 0 मिलके क्या बनाएंगे, 0 बनाएंगे। सम 1 + 1 0 होता है और कैरी आगे 1 फॉरवर्ड हो जाता है। 1 + 0 + 0 मिलके क्या बनाएंगे, 1 बनाएंगे, और 1 जब बनाएंगे कैरी को जनरेट हुआ क्या, नहीं हुआ। आप देखो यहां तक आउटपुट अभी नहीं मिला, पूरा फाइनल आउटपुट नहीं मिला, क्यों, क्योंकि जब तक ये जनरेट नहीं हुआ था। ये कब जनरेट हुआ, जब इसने आउटपुट दिया। अब 0 1 + 1 + मिलकर क्या बनाएंगे, 0 बनाएंगे। 1 + 1 0 होता है और 1 कैरी हो जाता है। एडिशन तो आपको आता ही होगा, देखो बाइनरी का, ये तो आप सीख चुके होंगे क्योंकि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ चुके हैं आप, और डिटेल लेक्चर में भी मैंने बता दिया है। तो देखो अब हमारा फाइनल आउटपुट आया क्या है, 0 1 0 1 0 1। तो ये हमारा फाइनल आउटपुट है। इन दोनों को ऐड करके कब आ रहा है, ये इस तरीके से हमारा ये एडर सर्किट वर्क करता है। अब एडर सर्किट तो हमने पढ़ लिया, ये सब थ्योरी जो है ना बेटा, मैं थ्योरी पर पढ़कर टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं, थ्योरी मिल ही जाएगी आपको वहां पे कैसे लिखनी है एग्जाम में, तो नोट्स में से पढ़ लीजिएगा। अब एक नेक्स्ट सर्किट ऐसा बनाया हमने कि वो सिंगल सर्किट हमारा एडिशन भी परफॉर्म करेगा और सब्ट्रैक्शन भी परफॉर्म करेगा। मतलब अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना है नंबर को तो क्या करेंगे, तो एक सर्किट ऐसा डिजाइन कर लेते हैं जिसमें एडिशन भी और सब्ट्रैक्शन भी दोनों करें। तो वही सेम सर्किट है हमारा, 4 फुल एडर हमने यहाँ पर यूज कर लिए। चारों के आउटपुट हो गया S0 S1 S2 S3 है, और सब में कैरी इनपुट C0 C1 C2 C3 C4 लिख लिया, और वही इनपुट्स हो गए A0 B0 A1 B1 A2 B2 A3 B3। मतलब क्या हो गया यहाँ पर 1 0 1 1 और 1 0 1 1 1 0 1 0 ये दे दिए मैंने। ठीक है, ये मुझे ऐड भी करने हैं और सब्ट्रैक्ट भी करने हैं। ठीक है, तो ये क्या है मेरा 1 है, ये 1 है, अभी बता देता हूं इसकी भी वर्किंग। 1 0 1 1 और ये क्या है 1 0 1 0 इस तरीके से। ठीक है, और यहां पर बस एक एक्सॉर गेट लगाया एक्स्ट्रा, और इनका एक्सॉर गेट को जो बी वाले इनपुट है इनको एक तो एक्सॉर गेट के एक इनपुट से कनेक्ट कर दिया, और दूसरे को क्या करा है मॉड कंट्रोल सिग्नल से एन से डिनोट करते हैं, जैसे मॉड या कंट्रोल सिग्नल बोलते हैं। तो ये कंट्रोल सिग्नल पे हम या तो 0 रख सकते हैं या 1, या तो इसे हम 0 करेंगे या 1 करेंगे। किसी एक टाइम पर अगर 0 रख रहे हैं तो या तो एडिशन करेगा या सब्ट्रैक्शन करेगा, और 1 कर रहे हैं तो वो अभी देख लेंगे जब ऑपरेशन परफॉर्म करके देखेंगे। तो वो डिपेंड करेगा 0 पे और 1 पे कि एडिशन कराएगा या सब्ट्रैक्शन कराएगा। वो किस पर डिपेंड करेगा, वो इस 0 या 1 पर ही डिपेंड करेगा। क्लियर। तो अब चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहां पर 0 अप्लाई कर दिया, तो 0 अप्लाई कर दिया मतलब कैरी इनपुट 0 हो गया, यहां पर ये 0 हो गया, यहां पर ये 0 हो गया, यहां पर ये 0 हो गया, और यहां पर ये 0 हो गया। सब पे 0 आ जाएगा ना। अब एक्सॉर गेट की ट्रुथ टेबल आपको पता होगी। एक्सॉर गेट की ट्रुथ टेबल क्या कहती है कि अगर ए इनपुट है और बी इनपुट है तो मेरा जो वाई आएगा ए एक्सॉर बी वो क्या आएगा 0 0 0 1 1 0 1 1। मतलब जब दोनों सेम इनपुट्स होते हैं मेरे तो आउटपुट क्या मिलता है, मुझे 0 मिलता है। जब सेम इनपुट होते हैं तो आउटपुट 0 मिलता है, और जब डिफरेंट इनपुट होते हैं तो आउटपुट 1 मिलता है। ये एक्सॉर टेबल कहती है। तो मैंने क्या देखा यहाँ पर दोनों सेम है 0 0, तो आउटपुट मुझे क्या देगा 0 देगा। एक्सॉर की टेबल मैंने सही बनाई है नहीं, देख लेते हैं। एक्सॉर मतलब y इक्वल टू क्या होता है, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। ए बी बार प्लस ए बार बी, ये होता है मेरा क्या होता है, ये एक्सॉर का एक्सप्रेशन। तो मैंने जब 0 0 रखना है तो इसको 0 रखा, और ये डॉट 1 हो गया, प्लस इसको ये डॉट 1 0 का 1 हो गया, डॉट 0 हो गया, तो 1 डॉट 0 प्लस 0 यानी कि बनाया 0। ऐसी 1 वाले केस में हाँ ठीक है, बिल्कुल सही लिखे हैं, ये कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप देख रहे हैं जब मॉड को मैंने 0 करा कैरी 0 आया, ये 1 आ गया, जो बी था वही सेम एज इट इज आ गया, तीनों को ऐड करा 0 1 0 यानी कि क्या मिला मुझे 1 मिला, तो कैरी क्या जनरेट हुआ 0 हो गया। अब यहां पर देखेंगे, यहां पर क्या देखेंगे, अब क्या है 0 1 है, तो 0 1 के केस में क्या देता है 1 देता है, तो 1 दे दिया यहां पर। मतलब क्या हो गया, यहां पर जो बी था वही यहां पर फिर से आ गया है, तो 1 + 1 + 0 यानी कि 0 आएगा, और कैरी मेरा आगे चला गया 1। अब यहां पर क्या है, फिर से अगर आप देखेंगे यहां पर फिर से 0 0 है, तो 0 0 के केस में क्या देगा 0, तो जो बी है वही आ रहा है, तो 0 + 0 + 1 मतलब 1 देगा, कैरी 0 चला गया। अब आगे आप देखेंगे यहां पर 1 + 0 1 एक्सॉर 0 1 एक्सॉर 0 क्या देता है सर 1 देता है, तो जो बी था वही आ गया, ये 1 + 1 + 0 तो क्या बना मेरा 0, और 1 कैरी मेरा आगे चला गया, तो वो कैरी यहां पर आ गया। तो इसने क्या करा, जब मैंने मॉड को या कंट्रोल सिग्नल को 0 करा तो इसने कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, वही आंसर आ गया जो पीछे आया था 1 0 1 0 1। ठीक है, लेकिन वहीं पर अगर मैं बेटा इसको 1 कर दूं, वहीं पे मैं अगर इसको 1 मान लूं 1 मान लिया, तो यहां पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहां पर क्या हो गया 1 हो गया, और यहां पर 1 हो गया, यहां पर 1 हो गया, और यहां पर 1 हो गया। क्लियर।
अब समझिएगा, देखिएगा ऑपरेशन कैसे चेंज हो जाता है। जब 1 0 होता है तो क्या हो जाता है, 1 0 होने पर 1 आता है, तो कितना आएगा यहाँ पर 1 आएगा 1। अब सर आपने 0 अप्लाई करा था, 1 हो गया, तो मतलब क्या हुआ, मुझे बी का कॉम्प्लीमेंट मिला, और बी का कॉम्प्लीमेंट हुआ तो 1 हो गया, 1 + 1, और ये दोनों ऐड होंगे तो फुल ऐड, तो भाई एडिशन ही करना जानता है, ये तो ऐड ही करेगा। तो क्या हुआ, देखो 1 + 1 ये हो गया, और साथ में क्या आ गया, कैरी भी ऐड हो रहा है। तो आपको पता होगा, आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा कॉम्प्लीमेंट्स या सब्ट्रैक्शन बाय यूजिंग कॉम्प्लीमेंट्स कैसे पढ़ रखा होगा। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता है कि मान लो सपोज करो कोई एक नंबर है ए, और मुझे a - b करना है, तो मैं कॉम्प्लीमेंट्स के थ्रू क्या करूंगा कि a करूंगा प्लस ही, लेकिन b का कॉम्प्लीमेंट ले लूंगा और उसमें 1 कर दूंगा। तो सब्ट्रैक्शन बाय यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट ये कहता है कि b जो है दूसरे वाले का कॉम्प्लीमेंट ले लो, पहले में ऐड कर दो, उसमें +1 ऐड कर दो, तो यानी कि टूज कॉम्प्लीमेंट हो गया है। तो ये 1 तो प्लस का काम कर रहा है, ये 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 हो गया, तो 1 + 1 मिलके 1 + 1 + 1 मिलके क्या बनाते हैं, 1 बनाते हैं। 1 + 1 + 1 मिलके 1 बनाते हैं। आंसर देखिएगा यही आएगा। और कैरी क्या जनरेट हो जाते हैं, कैरी जनरेट हो जाते हैं 1। जब तीनों 1 है तो 3 1 पे सम भी बनाता है, कैरी भी 1। अब देखो यहां पर क्या आएगा, 1 + 1 मिलके क्या बनाते हैं, XOR गेट में 0 बनाते हैं, तो ये तो 0 हो गया 0। क्लियर। अब ये देखो 0 + 1 + 0 मिलकर ये तो ऐड करेगा बस, तो 0 + 1 + 0, सॉरी ये नहीं ब्लू वाला है, 1 है ना इस बार, तो कैरी तो 0 वो सॉरी 1 + 1 + 0 मिलके क्या बनाएंगे 0, और कैरी कितना जनरेट होगा, 1 कैरी जनरेट होगा, 1 कैरी जनरेट हो गया यहाँ पर फिर से। अब देखो ये 1 0 है, तो 1 0 मिलके क्या बनाते हैं 1, तो ये 1 आ गया। तो 1 + 0 + 1 मिलके क्या बनाएंगे, 1 + 1 0 बनाएंगे। कैरी 1 आएगा वहां पर। 1 + a2 की वैल्यू कितनी है, 1 है आंसर। तो क्योंकि सब्ट्रैक्शन, अच्छा हम इस बार सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, सम थोड़ी ना कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं ना, तो सब्ट्रैक्शन में हो सकता है आंसर चेंज हो जाए, सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे वहां पर अभी। तो देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर 1 है और 0 और 1, तो 1 + 1 मिलके क्या बनाएंगे 0 बनाएंगे 0। ठीक है 0 बन गया, और 1 कैरी आगे की तरफ फॉरवर्ड हो गया। क्लियर। यहां पर अब क्या होगा, देखो यहां पर ये 1 + 1 मिलके क्या बनाएंगे 0, तो ये 0 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, तो 1 + 1 मिलके क्या बना रहे हैं 0 बना रहे हैं, और फिर आगे 1 क्या हो रहा है, कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, तो वो कैरी मेरा यहाँ पर आ गया। अब जरा सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं। देखो इस वाले क्वेश्चन में सब्ट्रैक्शन करके आंसर को वेरीफाई कर लेते हैं। 1 में से 0 गया, 1 बचा, 1 में से 1 गया 0 बचा, 1 में 0 में से 0 गया 0 बचा, और 1 में से 1 गया 0 बचा, तो 0 0 0 1 आ रहा है। देखो क्या आया था, तो 0, अच्छा लिखा नहीं, 0 0 0 1 यही आ रहा है सब्ट्रैक्शन में, तो बिल्कुल सही है। सब्ट्रैक्शन भी हमने यहाँ पर परफॉर्म कर लिया। तो ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं, तो उनको आप अच्छे से पढ़ लेंगे। बाइनरी इंक्रीमेंटर, इंक्रीमेंट मतलब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होते हैं ना, तो इसी तरीके से इंक्रीमेंटर, तो इंक्रीमेंटर में हम क्या यूज कर रहे हैं, हाफ एडर यूज कर रहे हैं। हाफ एडर क्या करता है, हाफ एडर में ए होता है इनपुट, बी होता है, सम होता है और कैरी होता है। 0 0 0 1 1 0 1 1, जब दोनों 0 तो 0 0, जब 0 1 तो 1 0 1 0, और जब दोनों 1 है तो यहाँ पर 0 आएगा सम और कैरी 1 आएगा बस। लेकिन ध्यान रखिएगा, देखिएगा कि हमने कोई नंबर ले लिया, यहाँ पर मैं वही एग्जांपल ले लेता हूं जो यहाँ पर दिया हुआ है 0 1 1 0। क्या है, ए की वैल्यू एक नंबर है 0 1 1 0। जब मैं इसमें इंक्रीमेंट करूंगा एक का, तो इंक्रीमेंट करना मतलब एक बिट ऐड हो जाती है, 1 इसमें ऐड हो जाता है, मतलब 0 1 1 0 में जब मैं 1 ऐड करूंगा तो कितना बन जाएगा 0 1 1 1। इसका आंसर 0 1 1 आना चाहिए, 0 1 1 1 आना चाहिए। तो स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं 1 जरूर अप्लाई कर देते हैं यहाँ पर। तो जब 1 और 0 हमने करा तो 0 1 क्या देता है, मेरा सम तो देता है 1, और कैरी क्या देता है 0, तो ये कैरी क्या चला गया 0। फिर 1 0 क्या देता है, 1 0 देता है 1, और कैरी क्या देता है 0, तो वो 0 आगे चला गया मेरा। फिर 1 0 क्या देता है 1, और कैरी क्या देता है 0, तो कैरी चला गया 0। फिर 0 + 0 मिलके क्या देते हैं 0, 0 + मिलके 0 देते हैं, और कैरी भी देते हैं 0। तो देखो 0 1 1 1 यही मिल गया ना 0 1 1, यानी कि ये 0 1 0 0 1 1 0 से इंक्रीमेंट हो गया 1 का 0 1 1 में। तो बस वही चीजें समझ गए होंगे आप। बात 6 में इंक्रीमेंट हो गया 1 का, तो 7 बन गया। तो ये मेरा क्या बता रहा है, ये मेरा बता रहा है बाइनरी इंक्रीमेंट का सर्किट। ठीक है चलिए, तो अर्थमेटिक माइक्रो ऑपरेशन जो है हमारे वो यहाँ पर हो जाते हैं। अब अर्थमेटिक का सर्किट की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर सर्किट भी आएगा एग्जाम में, देखो ड्रॉ करने को। यहाँ पर ये मैंने ये वाले डायग्राम तो आपको बता दिए यहाँ पर। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन का फ्लो चार्ट हम देख लेते हैं, सॉरी सर्किट हम देख लेते हैं। फ्लो चार्ट, इसमें फ्लो चार्ट नहीं है ना, इसमें थोड़ी होगा फ्लो चार्ट, देख लेता हूँ मैं है क्या। हाँ इसमें नहीं है, लॉजिकल ऑपरेशन आगे, वो एडिशन सब्ट्रैक्शन आगे देखेंगे अभी। तो ये हमारा कंबाइंड सर्किट हो गया जो मैंने आपको पढ़ाए अभी, एडिशन सब्ट्रैक्शन या फिर इंक्रीमेंट। तो वो सारे के सारे
वो एक ही सर्किट में कैसे परफॉर्म होते हैं, इस सर्किट को ध्यान से समझिएगा। देखने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है, अगर प्रीवियस आपने देख लिया होगा, उसमें पढ़ लिया होगा डिटेल लेक्चर में, तो यहाँ पर भी समझ में आ जाएगा, और नहीं है तो ध्यान से समझिएगा, ठीक है। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 4th मल्टीप्लेक्सर सर्किट यूज कर रहे हैं, और 4 यहाँ पर हम फुल एडर यूज कर रहे हैं। फुल एडर में समझे ये फुल एडर के आउटपुट हो गए जो डी से रिप्रेजेंट करें, क्यों, क्योंकि हमने इनमें सेलेक्ट लाइन यूज करी है। 4th मल्टीप्लेक्सर में 4x1 है, तो दो सेलेक्ट लाइन है, तो S0 S1 यहाँ पर आ गए, इसलिए हम अगर इनके आउटपुट S0 S1 S2 S3 देते तो कहीं ना कहीं मिसमैच होने के चांसेस होते हैं, कंफ्यूजन होने के चांसेस होते हैं। 3 इनपुट होते हैं, एक आउटपुट होता है और एक कैरी होता है। तो ये देखो ये फुल एडर है, 3 इनपुट है इसमें, C0 X0 Y0, और एक आउटपुट है D0 और एक कैरी गया C1। इसी तरीके से इसमें भी 3 इनपुट 2 आउटपुट हो गए, इसी तरीके से सारे कनेक्ट है। ये तो समझ में आ गया, सेपरेट है, ठीक है। ठीक है, यहां पर समझ में आ गया। अब देखो ये 4x1 मल्टीप्लेक्सर जो है, इसमें हम दो सेलेक्ट लाइन यूज करेंगे, तो S1 S0 होगी, एक से S1 S0 कनेक्ट है, S1 S0 कनेक्ट है, S1 S0 कनेक्ट है, S1 S0 कनेक्ट है। वीडियो को पॉज करके डायग्राम को अलग से ड्रॉ करके देख लीजिएगा, इसको एक बार अगर नहीं करेंगे तो एग्जाम में नहीं कर पाएंगे ड्रॉ। अब देखो करना क्या है, A0 जो है A0 B0 A1 B1 A2 B2 A3 B3, यही तो 4 है हमारे 4 बिट के जो पीछे बताए थे। तो इससे A0 डायरेक्ट कनेक्ट हो गया, A1 B से डायरेक्ट कनेक्ट है फुल एड्रेस से, A2 B और A3 भी क्लियर, सारे इस तरह से डायरेक्ट कनेक्ट है। जो करना है बी के साथ करना है, तो B0 कनेक्ट है 0 से, और B0 का बार मतलब ये कॉम्प्लीमेंट कनेक्ट हो गया 1 से। ऐसी B1 जो है इस वाले 0 से कनेक्ट है, और B1 का बार जो किससे कनेक्ट है, वो भी 1 से कनेक्ट है। B2 0 से कनेक्ट है मल्टीप्लेक्सर के 0 इनपुट से, और B2 का जो बार है, B2 का बार जो है ये किससे कनेक्ट हो गया, 1 से, ऐसे इसमें कनेक्ट हो गया। अब जो बचा मेरा क्या, वो 2 और 3 इसमें बचा, 2 3 इसमें बचा, 2 3 इसमें बचा, तो मैंने क्या ले लिया, एक 0 ले लिया, और यानी कि मेरा कंट्रोल सिग्नल है मोड M जो था, तो नॉट के साथ में जाएगा तो 1 और डायरेक्ट जाएगा तो 0। तो क्या करा मैंने, सबके सेकंड वाले नंबर पे इनपुट पे मैंने 0 से कनेक्ट कर दिया, और लास्ट वाले पे 1 को कनेक्ट कर दिया, ठीक है क्लियर। अब देखेंगे ये आउटपुट किसके बेसिस पर देंगे, सेलेक्ट लाइन के बेसिस पर। क्या क्या है, S1 और S0, मतलब क्या होता है 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। तो क्या आउटपुट देंगे, या तो ये 0, ये 1 वाला, ये 2 वाला, ये 3 वाला, ठीक है। तो जब 0 0 करेंगे तो स्टार्टिंग में सब 0 0 वाले देंगे, मतलब ये क्या देगा, ये B0 देगा, ये B1 देगा, ये B2 देगा, और ये B3 देगा, ये तो आउटपुट देंगे मल्टीप्लेक्सर। तो यहां पर अगर आप देखेंगे इसमें क्या आ गया, A0 आ गया, इसमें B0 आ गया, इसमें C0 आ गया, तीनों ऐड हुए, आउटपुट आ गया, कैरी जनरेट हुआ, A1 आ गया, B1 आ गया, कैरी इसमें गया, आउटपुट दे दिया, फिर कैरी तो क्या कर रहा है, एडिशन परफॉर्म कर रहा है। क्या परफॉर्म कर रहा है, एडिशन। तो यहां पर क्या हो गया, एडिशन हो गया। अब एक चीज और यहां पर देखेंगे, एक कैरी इनपुट और कनेक्ट है, कैरी इनपुट भी तो मेरा 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। तो देखो यहां पर मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूं, सेलेक्ट लाइन S0 और S1, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, 0 0, थोड़ा स्पेस में लिख रहा हूं, 0 1 1 0 एंड 1 1, क्लियर। अब मैंने क्या करा, एक और कैरी इनपुट और ले लिया, कैरी इनपुट भी तो है मेरा, तो कैरी इनपुट क्या हो सकता है, या तो 0 हो सकता है या 1, फिर 0 हो सकता है या 1, फिर 0 हो सकता है या 1, फिर 0 हो सकता है या 1। तो जब दोनों सेलेक्ट लाइन मेरी 0 और कैरी इनपुट 0, तब जब दोनों सेलेक्ट लाइन मेरी 0 हो और कैरी 1 हो, जब दोनों सेलेक्ट लाइन 0 1 हो, तो ये क्या हो गया, मैंने इनको गलत लिया, ये S1 ये वाला है और S0 ये वाला, ठीक है। और 0 1 फिर से है और कैरी 1 है, 1 0 है तो 0 है कैरी, या 1 0 है फिर से तो कैरी 1 है, 1 1 है कैरी 0 है तो, और 1 1 है तो कैरी 1 है। तो ये बन गया मेरे कॉम्बिनेशन, 8 कॉम्बिनेशन बन गया। अब देखो जरा समझो यहाँ पर, तो जब मैंने इन दोनों को 0 रखा, कैरी भी 0 था, तो मेरा क्या हो रहा है, सिंपल एडिशन हो रहा है, क्लियर। क्या हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूं, इसको ऐड कर रहा हूं। ये टेबल ये वाली मैं बस आगे बता देता हूं अभी चल के, ठीक है। इसी तरीके से एडिशन हो रहा है, जैसे मैंने इसको क्या करा, दूसरा मैंने इसको क्या कर दिया, इसको 1 कर दिया, यहां पर 1 कर दिया, तो कैरी हो रहा है किसके साथ में, विद एडिशन हो रहा है विद कैरी के साथ में। तो ये देखो यहां पर सबसे पहला जब 0, ये कैरी वाले वही वाले मेरे पॉइंट हो गए, 0 0 है, ये 0 1 है, ये 1 0 है, ये भी 1 0 है, ये 1 1 है, जैसे मैंने पीछे बताया। तो क्या हो रहा है मेरा, जब मैं 0 0 रख रहा हूं, कैरी को भी 0 रख रहा हूं, तो ये भी हो रहा है, सिंपल ऐड हो रहा है। और जब +1 भी कर रहा हूं तो ये लास्ट में +1 आ जाएगा, तो ऐड विद कैरी हो जाएगा। वैसे ही अगर मैं देखो यहां पर देखोगे, जब मैं इसको क्या कर देता हूं, 0 1 कर देता हूं, 0 1 कर दूंगा, तो दैट मींस पहला वाला सेलेक्ट होगा, मतलब B बाहर जाएगा, यहां पर B0 बाहर जाएगा, यहां पर B1 बाहर जाएगा, तो मतलब B का कॉम्प्लीमेंट जा रहा है। और जब A में B का कॉम्प्लीमेंट हम ऐड करेंगे, तो एक्चुअल ऑपरेशन क्या परफॉर्म होता है, सब्ट्रैक्शन। तो क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट विद बोरो। और अगर कैरी को अगर मैं 1 कर दूं उस वाले केस में, ये तो 0 वाले केस में हो गया, इस वाले में
इस वाले में। लेकिन जब 1 कर दूंगा तो क्या हो जाएगा मेरा, वो सिंपल सबट्रैक्ट हो जाएगा 2's कॉम्प्लीमेंट के थ्रू, ठीक है। फिर अगर मैं अगला क्या करूं इसमें, देखो यहां पर क्या कर दें, अगर हम 1 0 कर दें, मतलब 1 0 कर दें, दैट मीन सेकंड वाला क्या है यहाँ पर 2 से जो कनेक्ट है, 2 से हमेशा क्या कनेक्ट है, इसमें भी 0 कनेक्ट है, इसमें भी 0, इसमें भी 0, इसमें भी 0, तो ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, तो दैट मीन्स बस यहां पर मेरा A नॉट चला जाएगा, यहां पर A1, यहां पर A2, यहां पर A3, यानी कि A ही सीधा क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। तो यहां पर यही लिखा है ट्रांसफर ही हो रहा है, ठीक है। वहीं पर अगर मैं इसको वो कर देता हूं, क्या कर देता हूं, इनको 1 1 कर देता हूं, मतलब कैरी जब 0 था और कैरी को अगर 1 कर दूंगा, कैरी को इस केस में जब 1 कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा, तो 1 ऐड हो रहा है तो इंक्रीमेंट हो जाएगा, 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, इंक्रीमेंट ए, फिर डिक्रीमेंट हो जाएगा, फिर ट्रांसफर फिर से ए का हो जाएगा। तो ये इसके ऑपरेशन है सारे, एक बार देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएंगे, ठीक है। ये सारे ऑपरेशंस लिखे हैं जो मैंने उस डायग्राम में बताए हैं। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट मैंने सारे बता दिए। नेक्स्ट है लॉजिकल ऑपरेशन। तो लॉजिकल ऑपरेशन या तो एंड ऑपरेशन होगा, और ऑपरेशन होगा, या एक्सॉर होगा, जो भी ऑपरेशन है। मतलब ये जैसे क्या इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर, अगर आप देखेंगे कि रजिस्टर R1 में डेटा को स्टोर कराना है, किसका डेटा, कौन सा डेटा, R1 और R2 का एक्सॉर हो गया, ये कौन सा एक्सॉर सिंबल है, तो ये माइक्रो इंस्ट्रक्शन हो गया किसका, एक्सॉर ऑपरेशन का। क्लियर। अब ये जो टेबल है ये टोटल F0 से F16 15 टोटल 16 लॉजिकल ऑपरेशन आपको दिखा रही है, शो कर रही है। ये वाली टेबल किस तरीके से शो कर रही है, देखो ये एक्स वाई मेरे इनपुट्स हैं। क्लियर। अब देखो मैंने क्या करा, F0 है, F0 को लिखा, F0 में कहीं 1 है क्या, कहीं 1 नहीं है, दैट मींस ये क्या कर रहा है, 0 यानी कि क्लियर कर रहा है। तो F0 क्या कर रहा है, क्लियर कर रहा है। क्लियर, हमारा जो भी सिस्टम है उसको क्लियर कर दिया। अब F1 क्या देगा, ये टोटल इस तरीके के F1 F2 F3 F4 ये टोटल 16 ऑपरेशन है, लॉजिकल ऑपरेशन, ये टेबल परफॉर्म करें। इसमें 1 कहां है, यहां पर है, तो 1 के सामने देखेंगे तो x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब x और y में लिख सकता हूं। तो ये कौन सा ऑपरेशन होता है, x डॉट y, मतलब एंड ऑपरेशन कर रही है ये वाला, ये एंड ऑपरेशन हो गया। इसको अगर देखेंगे तो ये कहां पर है, यहां पर है, तो इसका क्या मतलब है, x और y बार, मतलब अगर मैं बात करूं F2 की वैल्यू कितनी आ रही है, तो x डॉट y बार, तो है तो डॉट ही, मतलब एंड ही ऑपरेशन हो रहा है, तो ये भी एंड ऑपरेशन हो रहा है, चाहे कॉम्प्लीमेंट के साथ में हो रहा हो y के, लेकिन हो तो एंड ही ऑपरेशन है। इसमें देखेंगे F3 में, तो F3 क्या कैलकुलेट कर रहा है, F3 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, इस 1 के लिए क्या है, x y बार है, मतलब x y बार हो गया, प्लस दूसरा जो 1 है इसके लिए क्या x y है, तो ये क्या हो गया, x y हो गया। इसमें से अगर मैं x कॉमन ले लूंगा तो क्या हो जाएगा, y बार प्लस y हो गया। अगर आपको लॉ पता है, बुलियन लॉ पता है, तो a प्लस a बार जो होता है मेरा किसके इक्विवेलेंट होता है, 1 के इक्विवेलेंट होता है। तो यहां से क्या बचा मेरे पास, x बचा, तो F3 की वैल्यू क्या आ गई, x आ गई केवल, तो मतलब ट्रांसफर कर दिया x को, मतलब x जो था वही आगे चला गया। तो इस तरीके से सारे के सारे जो हैं ये सारे किसी ना किसी ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं, और ये कहां पर लिखे हैं, ये इस टेबल में सारे के सारे मेंशन किए गए। मैं साइड हो रहा हूं, नोट कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएंगे। जैसे मैंने बताया, देखो एंड ऑपरेशन हो गया ये वाला, ये भी एंड ऑपरेशन हो गया, ये क्या है मेरा, ट्रांसफर कर रहा है, फिर से ये वाला क्या आ जाएगा मेरा, एंड ऑपरेशन आ जाएगा, और ये वाला क्या बता रहा है, फिर से ट्रांसफर का ऑपरेशन बता रहा है, ट्रांसफर भी ये एक्सॉर के बता रहे हैं। तो ये सारे F0 से लेके F15 तक टोटल 16 बुलियन फंक्शंस हैं मेरे, जो लॉजिकल ऑपरेशन बता रहे हैं किस टेबल में, इस वाले टेबल में, ठीक है। तो टोटल 16 लॉजिकल ऑपरेशन यहां पर मैंने बता दिए। अब इसका अगर हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन करना है, डायग्राम बनाना है, तो एक सिंगल डायग्राम में सिंगल 4x1 मल्टीप्लेक्सर करेंगे हम यूज, जिसमें 2 सेलेक्ट लाइंस हमारी हो गई, 4 इनपुट्स हो गए हमारे 0 1 2 3। 0 पे हमने एंड गेट लगा दिया, 1 पे और गेट लगा दिया, 2 पे एक्सॉर लगा दिया, और 3 पे नॉट गेट लगा दिया। सबको AI BI इनपुट से कनेक्ट कर दिया, मतलब AI BI। अब यहां पर देखो S1 S2, तो इन पर डिपेंड करेगा कि ऑपरेशन एडिशन होना है, और होना है, एक्सॉर होना है, या नॉट होना है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। अगर दोनों 0 होंगे तो दैट मींस ये आएगा आउटपुट पर, ये आएगा, मतलब एंड ऑपरेशन होगा। तो क्या ऑपरेशन होगा, एंड होगा। अगर ये 0 1 होंगे तो ये सेकंड वाला, मतलब ये 1 आएगा आगे, तो मतलब और ऑपरेशन हो रहा है, तो और ऑपरेशन हो गया। 1 0 करेंगे, इनको 1 0 करेंगे तो हमारा ये आउटपुट पे आ जाएगा, मतलब एक्सॉर ऑपरेशन हो गया। और अगर 1 1 करेंगे तो ये आगे आ जाएगा, मतलब नॉट गेट है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, तो ये ऑपरेशन हो गया, ठीक है। तो डायग्राम से समझ में आ गई होंगी सारी चीजें। बहुत लेंथी यूनिट है, मतलब पढ़ने का बहुत है इस यूनिट में, समझने वाला पार्ट बहुत है, और बहुत मतलब स्कोरिंग भी यूनिट है, और मतलब अच्छी यूनिट है ये वाली, इसलिए रिवाइज कराने में भी थोड़ा सा 1 घंटे से एक्स्ट्रा लग जाएगा। बाकी सब यूनिट को तो मैं 1 घंटे में ही रिवाइज करा दूंगा, मतलब 1 घंटे के 1 शॉट वीडियो में ही हो जाएंगे। क्लियर। अब बात कर लेते हैं शिफ्ट ऑपरेशन की, इसके बाद आते हैं शिफ्ट ऑपरेशन। तो शिफ्ट राइट हो सकता है, शिफ्ट लेफ्ट हो सकता है। तो देखिए आर में करना है SHL R, मतलब शिफ्ट लेफ्ट, रजिस्टर R का जो डेटा है उसे शिफ्ट लेफ्ट करना है तो SHL R कर देंगे, शिफ्ट राइट करना है तो SHR R कर देंगे। और अगर सर्कुलर शिफ्ट करना है लेफ्ट में,
मतलब इस तरीके से सर्कुलर शिफ्ट करना है, इस तरीके से लेफ्ट में, और फिर इस तरीके से मतलब ये, तो हम क्या करेंगे CIL R कर देंगे, रजिस्टर R का डेटा कर रहे हैं, ऐसी राइट में करना है इस तरीके से, इस तरीके से यूं, तो फिर ऐसा CIR R हो जाएगा। फिर हमें क्या करना है, अर्थमेटिक शिफ्ट करना है, तो लेफ्ट इधर, तो ये वाली कमांड यूज कर लेते हैं। ये माइक्रो इंस्ट्रक्शंस या सिंबॉलिक हमारे डेजिग्नेशंस हैं, ठीक है, लिखे हुए टेबल में सारे, वैसे इनको पढ़ लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट ये है नहीं वैसे। अब बात कर लूं इनका हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन की, तो इनका हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन कुछ इस तरीके का होता है। देखो इसमें जितने भी टॉपिक्स है ना, सबका ही तो हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन आपको प्रैक्टिस करनी है ड्रॉ कर करके। ये इस तरीके के जो हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन है, इनके सबके हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन की प्रैक्टिस करनी है ड्रॉ कर करके। इस तरीके से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो समझ नहीं पाएंगे, ध्यान रखिएगा इस चीज को, और एग्जाम में ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। इसमें फिर मल्टीप्लेक्सर आ गया, आप कहेंगे सर सब में तो आप मल्टीप्लेक्सर लेके आ रहे हैं। हाँ बेटा, इसमें सब में मल्टीप्लेक्सर यूज हो रहा है, लेकिन मल्टीप्लेक्सर आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, क्लियर। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि इस बार जो मल्टीप्लेक्सर यूज हो रहा है वो 2:1 मल्टीप्लेक्सर हो रहा है। कितने मल्टीप्लेक्सर हम यूज कर रहे हैं, 4 मल्टीप्लेक्सर यूज कर रहे हैं यहाँ पर। ये टोटल कितने मल्टीप्लेक्सर हो गए हमारे, 4 मल्टीप्लेक्सर हो गए। मल्टीप्लेक्सर ए, मल्टीप्लेक्सर बी, मल्टीप्लेक्सर सी, मल्टीप्लेक्सर डी, ठीक है। तो इसमें क्या देखो 2 इनपुट 01 01 01 01, क्लियर। अब हमने क्या करा कि पहले वाला जो मल्टीप्लेक्सर है उसका जो 0 इनपुट है उसमें हमने कर लिया सीरियल इनपुट राइट शिफ्ट करना, मतलब इसको ऐसे बना लो यूं करके, तो इधर से इनपुट कराएंगे तो इधर राइट की तरफ शिफ्ट करते चले जाएंगे, और उधर से जब शिफ्ट करें यहां से, आप देखो इसमें से मैंने इनपुट कराया तो उसमें से इनपुट कराऊंगा तो इधर की तरफ शिफ्ट होते चले आएंगे। तो मुझे राइट शिफ्ट करना है तो मुझे इधर से इनपुट कराना है, और जब मुझे लेफ्ट शिफ्ट करना है तो उधर से इनपुट कराना है, क्लियर। बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पर तो 0 पे यहाँ पर कर लिया, यहाँ पर 1 पे हमने एंटर कराया। अब करना क्या है, देखो यहाँ पर सेलेक्ट लाइन एक एक ही यूज होगी, क्योंकि 2:1 मल्टीप्लेक्सर और 2:1 मल्टीप्लेक्सर में सेलेक्ट लाइन केवल सिंगल यूज होती है। तो अब क्या करेंगे, सिंगल सेलेक्ट लाइन है, या तो उसे हम 0 रख सकते हैं या 1। जब हमें राइट शिफ्ट कराना है, मतलब इसमें डेटा को इन कराना है और इधर से लेके जाना है डेटा को उधर, तो हम क्या करेंगे, उस टाइम पे सेलेक्ट लाइन को 0 रखेंगे। और जब हमें डेटा को राइट शिफ्ट कराना है, सॉरी ये राइट शिफ्ट के लिए होगा, जब लेफ्ट शिफ्ट कराना है तो डेटा को उधर से इन कराएंगे और सिलेक्ट लाइन को किस पे रखेंगे, 1 पे रखेंगे, क्लियर। तो ये अप और डाउन के लिए भी बता रखा है, राइट शिफ्ट के लिए डाउन जाएगा और आपका मतलब क्या है, लेफ्ट शिफ्ट के लिए। डायग्राम को वैसे भी बना के देख सकते हैं, कॉपी पे इसी तरीके से बना के आना है। अब जो मेरे पास बचे A0 A1 A2 A3 जो डेटा है एक्चुअल में रजिस्टर में 4 बिट का, जिसे मुझे शिफ्ट कराना है, तो वो देखो मैंने क्या करा, इसका जो A0 है वो इससे कनेक्ट कर दिया, इससे A1, इस वाले 0 से A0, इस वाले 0 से A1, इस वाले 0 से A2 कनेक्ट कर दिया। A0 यहां पर कनेक्ट है, A1 यहां पर कनेक्ट है, और A2 जो है वो यहां पर कनेक्ट है। अब इसमें इधर से इसको लेके आया मैं, इसमें क्या करना है, इस वाले में A3 कनेक्ट कर दिया यहां पर, इसको A2 से कनेक्ट कर दिया, इसको हमने क्या कर दिया, A1 से कनेक्ट कर दिया, बस इस तरीके से कनेक्ट कर दिया यहां पर। और जैसे जैसे कनेक्ट करें वैसे वैसे लिख दिया। अब देखो जैसे मैंने इसको 0 रखा, ध्यान से समझो, जब इसको 0 रखूंगा मैं सेलेक्ट लाइन को, तो इसका भी 0 आउटपुट पे पहुंच जाएगा, इसका 0 भी आउटपुट पे, इसका 0 भी आउटपुट पे, इसका 0 भी आउटपुट पे। मतलब पहले वाले का आउटपुट क्या आएगा, जो डेटा इन कराया, जो डेटा मैंने इन कराया IR, जो डेटा मेरा होगा वो इन कराया। यहां पर 0 पे क्या है, A0 आ गया, तो मतलब जो A0 यहां पर होना चाहिए तो वो आगे शिफ्ट हो गया, और फिर यहां पर A1 आ गया यहां पर, और जो A2 है वो यहां पर A2 आ गया, और A3 जो वो है मेरा आउट हो गया। तो मतलब डेटा किधर की तरफ शिफ्ट हो गया, राइट की तरफ शिफ्ट हो गया, क्लियर। मतलब इस तरीके से लिखा हुआ था A0 A1 A2 A3। तो जैसे मैंने सेलेक्ट लाइन को 0 रखा, तो ये तो मेरा कहां पर मिल रहा है, मुझे इस पर मिल रहा है, इस वाले मल्टीप्लेक्सर पर A0, यहां पर A1 मिल रहा है, यहां पर A2 मिल रहा है, और ये जो मेरा ये एग्जिट कर गया। वैसे ही मुझे जब अगर लेफ्ट शिफ्ट कराना है, इसी डायग्राम से लेफ्ट शिफ्ट कराने के लिए अगर समझेंगे तो क्या करेंगे, लेफ्ट शिफ्ट के लिए यही है, फिर से कनेक्ट तो सारे उसी तरीके से, लेकिन डेटा इधर से इन कराएंगे, 1 पे कनेक्ट कर दिया, इसको 1 पे रखेंगे, तो 1 पे रखेंगे तो इसका 1 आउटपुट पे पहुंचेगा, इसका 1 भी, इसका 1 भी, और इसका 1 भी आउटपुट पर पहुंच गए। तो मतलब जो IL था वो यहां पर आ गया, मतलब IL जो था, जो मैंने इधर से शिफ्ट कराना है वो तो यहां पर आ जाएगा IL, ठीक है। और इस वाले पर S2 पर क्या आ जाएगा, यहां पर देखेंगे तो किससे 1 से कनेक्ट है, तो A3, मतलब वो जो A3 उधर था, ये वाला A3 वो आगे आके इधर शिफ्ट हो गया, यहां पर A2 आ जाएगा, यहां पर A1 आ जाएगा, और जो A0 है वो मेरा क्या कर जाएगा, एग्जिट कर जाएगा। तो वो क्या हो गया, इधर की तरफ शिफ्ट हो गया। तो दोनों ही कंडीशन के लिखे हुए हैं यहाँ पर ये ऑपरेशन, ठीक है बेटा। तो काफी लेंथ यूनिट है, शिफ्ट ऑपरेशन हमने समझ लिए हैं। अब अर्थमेटिक लॉजिक शिफ्ट यूनिट जो है सिंगल, वो मैं आपको यहाँ पर हल्का सा बता देता हूँ। ये सिंगल सर्किट जो है आपको ये बताता है कि यहाँ पर अर्थमेटिक ऑपरेशन भी कराने हैं, लॉजिकल ऑपरेशन भी कराने हैं, और शिफ्ट ऑपरेशन भी कराने। ये सिंगल कॉमन सर्किट है जिसमें हम चारों तरह के, मतलब शिफ्ट लेफ्ट कराना है, राइट कराना है, लॉजिकल ऑपरेशन कराने हैं, या
अर्थमेटिक ऑपरेशन कराने, सिंगल सर्किट से हम कर लेते हैं। यहां पर एक हम डायग्राम है, ये हमारा वन स्टेज अर्थमेटिक सर्किट के लिए है, ये हमारा वन स्टेज लॉजिक सर्किट के लिए है, ये शिफ्ट लेफ्ट के लिए है और ये शिफ्ट राइट के लिए, या इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर सकते हैं। SHR और SHL लिखे हुए हैं, देखो यहाँ पर हमने 4:1 मल्टीप्लेक्सर कर लिया। अब हमें जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कराना है इन सेलेक्ट लाइन पर, वो बेस्ड होगा किस पर, 2 पर और 3 पर बेस्ड होगा। यानी कि कौन सा सिलेक्ट होगा कि 0 आएगा आउटपुट पे, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। तो 0 कहां से आ रहा है, मतलब अर्थमेटिक ऑपरेशन से आ रहा है, 1 कहां से आ रहा है, लॉजिकल ऑपरेशन से आ रहा है, 2 कहां से आ रहा है, शिफ्ट राइट के लिए, और 3 कहां से आ रहा है, शिफ्ट लेफ्ट के लिए। तो ये तो सिंपल है। और इनमें वो सारे सर्किट्स होंगे जो मैंने पीछे अलग अलग बताए हैं आपको, अर्थमेटिक वाले जो बताए ना कॉमन सर्किट, वो वाला सर्किट इसमें हो जाएगा, जो लॉजिकल वाला बताया वो वाला सर्किट इसमें हो जाएगा। तो वो किस पर डिपेंड करेगा, वो इन दो सेलेक्ट लाइन पर डिपेंड करेगा कि कौन सा ऑपरेशन इनमें परफॉर्म होना है, बस। तो ये कॉमन यूनिट हो गई हमारी अर्थमेटिक लॉजिक शिफ्ट यूनिट हो गई, जिसमें सारे ऑपरेशन इस तरीके से, देखो ये टेबल बनी हुई है, ये सारी टेबल आप देख लीजिएगा, पॉज करके वीडियो नोट डाउन कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर हमारी अब बात शुरू होती है अर्थमेटिक एल्गोरिथम। देखो मैं थ्योरी पर नहीं जा रहा हूँ, बिल्कुल भी थ्योरी मैंने आपको इस यूनिट में नहीं बताई है पढ़ के, बिल्कुल भी पढ़ के टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। अर्थमेटिक लॉजिक शिफ्ट के बाद हमारा स्टार्ट होता है अर्थमेटिक एल्गोरिथम। इसमें हम बात करेंगे, देखो यहाँ पर अभी मैं जो पढ़ाने वाला हूँ साइन मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन का मैं यहाँ पर फ्लो चार्ट आपको दिखाऊंगा। एक तो हार्डवेयर इंप्लीमेंट, यहाँ से 3 टॉपिक आप देखेंगे, एक एडिशन, एक सब्ट्रैक्शन और एक देखेंगे मल्टीप्लिकेशन में भी केवल बूथ मल्टीप्लिकेशन। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन का एक ही मैं एल्गोरिथम बताऊंगा और एक ही उसका हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन, और एक बताऊंगा बूथ एल्गोरिथम, उसका हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन और उसका फ्लो चार्ट। इसमें आपको जो है ना एग्जाम में क्या करके आना है, एक तो जो हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन और एक फ्लो चार्ट और एक एग्जाम्पल साथ में बता के आ सकते हैं। तो 1 बाय 1 एक एक करके अर्थमेटिक एल्गोरिथम को हम समझ लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब अर्थमेटिक एल्गोरिथम, तो चलिए फिर बेटा अर्थमेटिक एल्गोरिथम में जो है ना, मैं जो है ना थ्योरी नहीं पढ़ रहा हूँ बिल्कुल भी, इस चीज का आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा जब नोट्स आपको मिल जाएंगे। साइन मैग्नीट्यूड नंबर जो है मैं उनका एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है और मल्टीप्लिकेशन करना है। डिवीजन एल्गोरिथम आपके सिलेबस में नहीं है, तो डिवीजन एल्गोरिथम हम नहीं देखेंगे। साइन मैग्नीट्यूड नंबर का मल्टीप्लिकेशन भी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन जो हमारा जो डिटेल लेक्चर है, जो कोर्स है, उसमें मैंने पढ़ाया साइन मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन। बस आपके सिलेबस में बूथ एल्गोरिथम लिखा हुआ है, तो बूथ एल्गोरिथम के थ्रू भी हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो वही बस मैं यहाँ पर बताऊंगा इस वन शॉर्ट वीडियो में। लेकिन अगर मल्टीप्लिकेशन करना है सिंपल, किस तरीके से हम एल्गोरिथम क्या, उसका फ्लो चार्ट क्या है, वो मैंने डिटेल लेक्चर जहाँ बताया वहां पर पढ़ाया है। तो जो एप्लीकेशन वाले स्टूडेंट हैं वो जानते होंगे उसको किस तरीके से करते हैं। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है बेटा यहाँ पर हम सिंगल ही देखने वाले हैं, मतलब इसके लिए सिंगल हम फ्लो चार्ट देखेंगे, सिंगल इसका हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन देखेंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। क्लियर। तो फ्लो चार्ट को मैं समझना, आप देखो ये एक टेबल है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है यहाँ पर अपना, कैसे हमें किस टाइम पर एडिशन होगा, किस टाइम पर एक्चुअल में सब्ट्रैक्शन होगा, वो कैसे पता चलता है। सबसे पहले मैं हल्का सा यहाँ पर आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर समझने की कोशिश करो। देखो साइन मैग्नीट्यूड नंबर्स क्या कहते हैं कि मैंने कहा 5 है और मैंने कहा 8 है, तो मैंने कहा इन्हें ऐड करो, तो आप ऐड करेंगे इन्हें, तो कितना होगा 13 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैंने कहा माइनस का 5 है और प्लस का 8 है, मतलब इसे इन्हें ऐड करो, माइनस के 5 और 8 को ऐड करो, तो आप कहेंगे सर इसका आंसर तो 3 आएगा। मैंने कहा -5 है और उसे ऐड करना है माइनस के 8 से, तो आप कहेंगे सर ये ऐड तो होंगे लेकिन माइनस का 13 आएगा। तो ये माइनस और ये अगर कुछ नहीं लगा रहे हैं यहाँ पर, तो क्या होता है प्लस होता है, जैसे यहाँ पर भी प्लस होगा, फिर प्लस का साइन होता है अगर कुछ भी नहीं होता। तो ये जो हमारे किस वजह से आ रहे हैं, ये प्लस माइनस एक्चुअल में जो आ रहे हैं किसकी वजह से आ रहे हैं, ये इन साइन की वजह से आ रहे हैं जो यहाँ पर इन नंबर्स के साथ में लगे हुए हैं। तो जिन नंबर्स के साथ में साइन होते हैं वो साइन मैग्नीट्यूड नंबर्स होते हैं। एक्चुअल में होता है क्या, जैसे मैंने बोला 5, तो ये 5 क्या है, ये मेरा मैग्नीट्यूड है, और इसके आगे अगर कोई साइन नहीं है इसका मतलब पॉजिटिव साइन है, तो पॉजिटिव क्या हो गया इसका साइन, और ये क्या हो गया 5 मैग्नीट्यूड, मतलब ये साइन मैग्नीट्यूड नंबर है, मतलब +5 नंबर हो गया। ऐसे -5, तो ये माइनस का 5 नंबर है, तो 5 क्या हो गया मैग्नीट्यूड हो गया, और माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है साइन को। अब इसे अगर मैं बाइनरी में लेके जाऊं, तो बाइनरी में क्या होता है, एक तो 0 होता है और एक 1 होता है, सब कुछ यही होता है, जो भी कुछ होता है बस 1 और 0 ही होता है। तो मतलब हाई लो कह लो, ऑन ऑफ कह लो, ऐसी अगर मैं साइन के कंपैरिजन में बात करूं, साइन के रेस्पेक्ट में बात करूं, तो अगर 0 है तो वो पॉजिटिव साइन को रिप्रेजेंट करता है, और अगर 1 है तो वो नेगेटिव साइन को रिप्रेजेंट करता है साइन मैग्नीट्यूड नंबर में। मतलब यही कि अगर मैंने कहा 5 लिखो, मैंने कहा इसे बाइनरी में लिखो और इसे बाइनरी में लिखो, तो 5 को आप कैसे लिखेंगे सर 101 होता है, ऐसे इसे भी लिख देंगे 101 होता है, लेकिन इस प्लस को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर 0101 लिखेंगे, तो ये मेरा साइन बिट हो गई ये वाली।
ऐसे इस वन को माइनस को रिप्रेजेंट करने के लिए 1101 लिखेंगे। तो ये मेरी क्या होगी, साइन बिट होगी, और ये क्या हो गया, मेरा मैग्नीट्यूड हो गया। क्लियर? तो इनका एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखना है हमें। तो अब मैं बात कर रहा था किसकी, आप देखो यहां पर क्या है कि मैंने एडिशन कराना है। अब देखो एक चीज और सुनो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या होता है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में अगली पीपीटी पे बताता हूं। यहाँ पर एडिशन में देखो, वो टेबल पर दिखाने वाला हूं, समझाने वाला हूं, पहले एक बार हल्का सा समझ लो। मैंने क्या करना है, नंबर्स ऐड करने इस तरीके से। मैंने क्या लिखा, एक तो ए ले लिया और एक बी ले लिया, मतलब ए और बी ले लिए, दोनों के साइन क्या ले लिए मैंने, प्लस प्लस ले लिए। तो ये क्या करेंगे, ये एडिशन ही होगा, इसमें ऐड होगा, इसका ऑपरेशन एडिशन ही होना है ओवरऑल। अगर मैंने क्या करा, इसको माइनस का ए ले लिया और इसको मैंने प्लस का बी ले लिया, तो अब यहां पर क्या होगा, ऑपरेशन एक्चुअल में परफॉर्म क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, सब्ट्रैक्ट होगा यहां पर। ठीक है, ऐसे ही मैंने प्लस का ए लिया और बी जो लिया वो माइनस का ले लिया, तो यहां पर भी क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। लेकिन मैंने माइनस का ए ले लिया और माइनस का बी लिया, तो दोनों में आएगा तो आंसर माइनस में, लेकिन ऑपरेशन क्या परफॉर्म होगा, ऐड होगा। तो हम ये देख रहे हैं एडिशन वाले केस में, कौन से वाले केस में, इस वाले एडिशन वाले केस में, कि अगर साइन सेम है तो ऐड हो रहा है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, मैं एल्गोरिथम जब बताऊंगा अभी आगे चल के फ्लो चार्ट में, वहां पर मैं इसको रिपीट करूंगा, और बार बार मैं पीछे बैक स्लाइड नहीं लेके आऊंगा। आपको ध्यान रखना है कि जब एडिशन परफॉर्म हो रहा है, साइन सेम है तो एडिशन होगा, और एडिशन वाले केस में अगर साइन देखो, इसका माइनस है, इसका प्लस है, या इसका प्लस है, इसका माइनस है, साइन डिफरेंट हो रहे हैं, तो ऑपरेशन क्या परफॉर्म हो रहा है, सर सब्ट्रैक्ट हो रहा है। और साइन की अगर मैं बात करूं, इसको 0 1 में रिप्रेजेंट कर दूं, तो अगर 0 0 है या 1 1 है, दैट मींस क्या होगा, ऐड होगा। सर क्या होगा, ऐड होगा, क्योंकि दोनों सेम है। ये साइन को रिप्रेजेंट करें तो ये प्लस प्लस है, ये माइनस माइनस है। और अगर 0 1 है या 1 0 है तो क्या होगा, सर सब्ट्रैक्ट होगा। क्या होगा, सब्ट्रैक्ट। क्लियर होगी बात यहां पर? अब यहां पर अगर आप देखेंगे क्या कि सर ये तो ठीक है, लेकिन ये कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। क्या जाना पहचाना लग रहा है, 0 0 क्या होता है, 0 0 जब हम लेते हैं, करते हैं, तो एक ट्रुथ टेबल जब हम बनाते हैं स्ट्रेट टेबल में, ये 0 ही आता है। और 0 1 लेते हैं तो सर 1 होता है, 1 0 लेते हैं तो 1 आता है, 0 0 लेते हैं तो सर वो 1 1 लेते हैं तो 0 आता है। ये किसकी ट्रुथ टेबल है, ये एक्सऑर गेट की ट्रुथ टेबल है। इस एक्सऑर गेट की ट्रुथ टेबल को मैं आगे यूज करूंगा, मतलब एक्सऑर गेट को मैं आगे यूज करूंगा। तो 1 का मतलब क्या होता है, माइनस साइन मतलब सब्ट्रैक्ट, और 0 का मतलब प्लस साइन मतलब ऐड। ठीक है ना, बात समझ गए होंगे। इसी केस को अगर मैं सब्ट्रैक्शन के केस में देखूं, मतलब माइनस 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 माइनस, क्या होगा जब दोनों नंबर पॉजिटिव मतलब सेम साइन के हों, ए बी प्लस का बी बी प्लस का, तो एक्चुअल में क्या परफॉर्म होगा, सर सब्ट्रैक्ट होगा। ए बी प्लस का बी प्लस का ए माइनस बी हो जाएगा। लेकिन जब सब्ट्रैक्शन कर रहे होंगे तो हमारे सामने 3 केस आएंगे, जिसमें मेनली 2 केस तो होते हैं, या तो ए ग्रेटर देन बी होगा या ए लेस देन बी होगा। मतलब या तो होगा ऑपरेशन क्या कि ए ग्रेटर देन बी या ए इक्वल टू बी, 3 ऑपरेशन में ये बता रहा हूं, और एक ए लेस देन बी। इस वाले केस में मेरा आंसर आएगा पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, वो डिपेंड करेगा इस पे कि मतलब कौन सा ग्रेटर है कौन सा लेसर है। तो मैंने प्लस का रखा, ये प्लस का रखा, ए माइनस बी कर रहे हैं, तो ये डिपेंड करेगा किस पे कि कौन सा ग्रेटर है कौन सा लेसर है, वही हमारा साइन को रिप्रेजेंट करेगा। फिर मैंने लिखा क्या कि ए तो मेरा पॉजिटिव का है और बी मेरा नेगेटिव का है, तो ये कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। मैंने कहा ए तो माइनस का है लेकिन बी जो है वो मेरा प्लस का है, तो यहां पर एक्चुअल में आप क्या देख रहे हैं बेटा, यहां पर एक्चुअल में आप देख रहे हैं यहां पर कि ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो ये मेरा क्या होगा, यहां पर भी ये माइनस का हो जाएगा ओवरऑल, प्लस माइनस माइनस, तो ए भी माइनस का हो जाएगा, बी भी माइनस का हो जाएगा, तो आंसर तो माइनस में आएगा, लेकिन एक्चुअल में ऑपरेशन क्या परफॉर्म होगा, एडिशन परफॉर्म होगा। वहीं पर मैंने इसको भी माइनस का ले लिया, ए को भी और बी को भी माइनस का ले लिया, तो यहां पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एक प्लस एक माइनस हो जाएंगे, तो एक्चुअल ऑपरेशन क्या परफॉर्म होगा, सब्ट्रैक्ट। ये चीज लिखी हो इस टेबल में। तो आप देख रहे हैं एडिशन वाले केस में जब सेम साइन है तो एडिशन होगा, जब डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्शन होगा। वैसे यहां पर भी सब्ट्रैक्शन वाले ऑपरेशन में जब सेम साइन है तो सब्ट्रैक्शन होगा और जब डिफरेंट साइन है तो एडिशन होगा। तो चलिए देख लेते हैं उस टेबल को, मैं जो दिखाना चाह रहा था, ये रही देखो टेबल। जब देखो दोनों सेम साइन है, जब देखो दोनों सेम साइन है तो एडिशन हो रहा है, ए प्लस बी हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू का हमें कोई सब्ट्रैक्शन का कोई कंडीशन नहीं देखनी। जब एक साइन ये है चेंज है तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, तो सब्ट्रैक्शन हो रहा है यहां पर देखिएगा पॉजिटिव आएगा। अब यहां पर क्या होगा, ए माइनस बी होगा। अगर ए ग्रेटर देन बी होगा तो पॉजिटिव आएगा, ए लेस देन बी होगा तो नेगेटिव आएगा, और अगर दोनों इक्वल होंगे तो भी हमारा क्या होगा, पॉजिटिव आएगा, मतलब 0 आएगा। ठीक है, अब ए माइनस का ए लिया तो भी क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। इसमें भी क्या है,
अब अगर a माइनस का, इस बार तो a ग्रेटर देन होगा तो माइनस का आएगा, a लेस देन होगा तो प्लस का आएगा, और इक्वल होंगे तो प्लस का ही आएगा, मतलब 0 आएगा। ठीक है, अब देखो फिर से सेम साइन है, माइनस माइनस है तो माइनस का आएगा, लेकिन होगा क्या ऑपरेशन, एडिशन होगा। ऐसे सब्ट्रैक्शन वाले, तो ये टेबल वही बनाई हुई है, तो आप इसको ध्यान कर लीजिएगा, और आगे मैं इसको यूज करूंगा अभी कहां पर, फ्लो चार्ट में। हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन, हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन में क्या देखेंगे, इस तरह का इसका हार्डवेयर होता है जिसमें एक हम रजिस्टर यूज करते हैं बी और एक रजिस्टर यूज करते हैं ए। बी रजिस्टर क्या है, जिसमें हमें डेटा को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, और ये हमारा रजिस्टर, एक डेटा मतलब एक बिट तो हमारी इसमें होगी, एक नंबर इस बी रजिस्टर में सेव कर लिया, एक नंबर हमने ए रजिस्टर में सेव कर लिया, एक हमने कॉम्प्लीमेंटर सर्किट लगा दिया, एक पैरेलल एडर। एडर तो हमें पता है क्या जानता है, ये एडर वही पैरेलल एडर, अगर 4 बिट का नंबर है तो 4 बिट पैरेलल एडर, जो अभी जस्ट हमने पीछे पढ़ा। लेकिन एडर तो हमें पता है, एडर तो एक ही काम जानता है, ऐड करना। उसे नंबर कुछ भी दे दो तुम, वो केवल करेगा क्या, ऐड। अब तुम्हें सब्ट्रैक्शन कराना है तो तुम कॉम्प्लीमेंट का यूज करोगे। उस कॉम्प्लीमेंट को यूज करने के लिए हमने यहां पर क्या लिया है, कॉम्प्लीमेंटर लिया है, क्योंकि ओवरऑल एडिशन ही परफॉर्म होता है कॉम्प्लीमेंट के थ्रू जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। ये आपको पता ही है, मैंने बता ही दिया है पीछे भी और पहले भी बताई रखा है। ठीक है, तो पैरेलल एडर तो ऐड ही करेगा, लेकिन अगर मुझे एडिशन कराना है तो मैं डायरेक्ट जो बी का डेटा और जो ए का डेटा है उसको ऐड करा के आउटपुट दे दूंगा, और आउटपुट भी कहां सम जो जा रहा है वो ए रजिस्टर में सेव हो रहा है। मतलब हो क्या रहा है, यहां पर ए में ही सेव होगा क्या, ए प्लस बी, ये माइक्रो इंस्ट्रक्शन यहां पर अप्लाई हो रहा है, या ए में ही सेव होगा क्या, ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस 1। ये क्या है एक्चुअल में, ये एक्चुअल में हो क्या रहा है, ये हो रहा है ए माइनस बी। क्लियर। तो अब ये कॉम्प्लीमेंटर पे मैंने एक मोड यानी कि मोड कंट्रोल सर्किट लगा दिया जो कॉम्प्लीमेंटर पर है। अगर मैं इसको 0 अप्लाई कराऊंगा तो कॉम्प्लीमेंटर वर्क नहीं करेगा, जो बी था वही सीधा नंबर चला जाएगा, और अगर मैंने इसको 1 कर दिया तो कॉम्प्लीमेंटर एक्टिव हो जाएगा, मतलब जो बी का डेटा आएगा उसका कॉम्प्लीमेंट कर देगा, तब एडर में भेजेगा। ठीक है, रजिस्टर ए में। अब ए के आगे आप एएस देख रहे होंगे, बी के आगे बीएस देख रहे होंगे। ये क्या है, साइंड बिट है। मैंने बताया ना, साइंड मैग्नीट्यूड नंबर्स का हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो अगर हमारा जो पॉजिटिव नंबर है तो इसमें 0 होगा, इसमें भी 0 होगा, अगर नेगेटिव नंबर है तो इसमें 1 होगा और इसमें भी 1 स्टोर हो जाएगा। क्लियर। और जब हमने एडर ने ऐड करा, ऐड करके कहां पर, रजिस्टर ए में ही स्टोर करा दिया। अगर कोई कैरी जनरेट हो रहा है एक्स्ट्रा, लास्ट में जो कैरी जनरेट होता है वो हमारा कहां पर, आउटपुट कैरी कहां पर चला जाएगा, ई में। अगर ओवरफ्लो कंडीशन आ रही है, कुछ ओवरफ्लो हो रहा है डेटा, तो वो एवीएफ में चला जाएगा। तो ये इसका हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन हो गया, किसका, एडिशन का और सब्ट्रैक्शन का। तो अब कैसे करेगा, मान लो देखो मैंने जैसे इसको 0 अप्लाई करा तो ये 0 तो जो बी का डेटा था वो इसमें चला गया सीधा डायरेक्ट, ए प्लस बी हुआ और वो सब यहाँ पे आ गया, कैरी जनरेट हुआ यहाँ पर चला गया। लेकिन अगर सब्ट्रैक्शन कराना है तो ये 1 हो गया, तो ये 1 हो गया, तो बी में से अगर मैंने 0 दिया तो ये कॉम्प्लीमेंटर उसे 1 कर देगा, अगर ए बी में से एक 1 गया तो इसको कॉम्प्लीमेंटर 0 कर देगा, मतलब कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर देगा बी का। और ये जो 1 है ये यहां पर भी तो आगे कनेक्ट हो रहा है, तो मतलब +1 यहां पर भी आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, 2's कॉम्प्लीमेंट के थ्रू सब्ट्रैक्शन परफॉर्म हो जाएगा। क्लियर। तो ये तो इसका हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन था। फ्लो चार्ट में देख लेते हैं, थ्योरी सारी लिखी हुई है, जो मैं बोल रहा हूं ना ये सब चीज लिखा हुआ है, सब समझ में आ जाएगा जब पढ़ेंगे। एक ही फ्लो चार्ट में दोनों ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे, इधर सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, इधर एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। मैंने क्या कहा, एडिशन के केस में, किसके केस में, एडिशन का केस है एक तो, और एक ले रहा हूं मैं सब्ट्रैक्शन का केस है। ठीक है, मेरे पास क्या है, एक तो ए है और एक बी है, इसमें ए हो गया और बी हो गया। अगर मैं इसमें बात करूं एडिशन में, ए क्या मैंने ले लिया, एडिशन में मैंने ले लिया ऑगेंड ले लिया, मतलब ऑगेंड वो होता है जिसमें कोई नंबर ऐड किया जाता है जिस नंबर में, और बी क्या है, बी मैंने एडेड मान लिया, मतलब जिस नंबर को ऐड किया जाता है। ऐसे में सब्ट्रैक्शन के केस में फिर से ए बी को अगर बोलूंगा तो ए तो मेरा माइन्यूट हो गया जिसमें से सब्ट्रैक्ट किया जाता है, और बी मेरा वो हो गया जिसको सब्ट्रैक्ट किया जाता है, जिसे हम बोल रहे हैं यहां पर सब्ट्रैंड, यहां पर बोल रहे हैं। क्लियर, समझ में आ गई बात। यहां पर तो हमारा ए ऊपर वाला नंबर है, बी नीचे वाला, बी को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ए में से, मतलब ए माइनस बी, और यहां पर ए प्लस बी यानी कि ए में ऐड करेंगे बी को। तो यहां पर ये चीजें क्लियर हो गई यहां तक। ठीक है, यहां पर ये चीजें क्लियर हो गई यहां पर। अब देखो, आप देख रहे होंगे यहां पर ये जो ये वाला पार्ट यहां से जो निकल के आएगा और फाइनल कहां पर, एंड पर चला गया, यहां से आएगा एडिशन वाला ऑपरेशन परफॉर्म हो गया, और यहां से चाहे इधर से जाके एंड पे जाए, चाहे इधर से जाके एंड पे जाए, यहां से जाएगा सब्ट्रैक्शन वाला। इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर लिया, लेकिन इसका कुछ पार्ट मैंने इधर लेके आऊंगा, इसका कुछ पार्ट इधर लेके आऊंगा। क्यों करा मैंने ऐसा, अगर आप देख रहे हैं ना यहां पर जो मैंने बनाया था अभी, ये कहां गया, ये वाला, एडिशन वाले में भी सब्ट्रैक्ट हो रहा है और सब्ट्रैक्शन वाले में भी ऐड हो रहा है, तो इसलिए इधर उधर घूमना पड़ रहा है उस वाले फ्लो चार्ट में। अब देखिए जरा समझिए, देखो एक्सऑर गेट है, ये एएस एक्सऑर बीएस, एएस एक्सऑर बीएस, ये एएस बीएस क्या है, ये एएस इसका जो ए है उसका साइड नंबर है और बीएस बी का साइड नंबर है, मतलब एएस एक्सऑर बीएस। ऐसे यहां पर भी है एएस एक्सऑर बीएस।
अब ये जो एएस और बीएस है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये साइन मैग्नीट्यूड बिट को, जो साइन बिट है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब केस क्या है देखो यहां पर समझो, मैंने अभी जो एक्सॉर गेट की ट्रुथ टेबल पीछे बना के बताई थी, मैं यहां पर बना लेता हूं एक बार फिर से। ए बी और वाई जो यहां पर आता रहेगा पता चल जाएगा, यहीं कहीं मुझे बार बार पीछे नहीं जाना पड़ेगा। 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। जब दोनों 0 होते हैं तो आउटपुट वाई 1 0 आता है, और जब डिफरेंट होते हैं तो 1 आता है, और जब सेम होते हैं तो 0 आता है। क्लियर, ये हमारी एक्सॉर गेट की ट्रुथ टेबल है। अब मैंने यहां पर क्या लगाया बेटा, एक्सॉर गेट यहां पर अप्लाई करा। अब देखिएगा यहां पर दो कंडीशन आ सकती हैं, या तो 0 आएगा या 1 आएगा। ठीक है, 0 आएगा या 1 आएगा। ये कौन सा है, सब्ट्रैक्शन वाला ऑपरेशन है। ये कौन सा है हमारा, ये एडिशन वाला ऑपरेशन है, एडिशन वाला ऑपरेशन है। अब एडिशन वाले ऑपरेशन में जब 0 आया दैट मींस हमारा क्या है बेटा, यहां पर 0 आ रहा है। तो 0 किस केस में आ रहा है, जब देखो ये 0 है, और पहले एडिशन वाला समझो, एडिशन वाले में या तो एक्सॉर गेट का आउटपुट या तो 0 आएगा या 1 आएगा। क्लियर, 0 कब आएगा, जब 0 कब आता है, जब दोनों इनपुट सेम होते हैं, चाहे तो वो 0 0 हो चाहे 1 1 हो, तभी तो 0 आता है एक्सॉर गेट में। और जब 0 आ रहा है, जब सेम इनपुट होते हैं, तो एडिशन वाले में क्या करते थे, जब दोनों साइन सेम होते थे तो क्या करते हैं, मैं फिर पीछे दिखा देता हूं एक बार। देखो ये रहा, जब दोनों साइन सेम होते हैं तो एडिशन वाले में ऐड करते हैं। जब दोनों साइन सेम होते हैं, चाहे माइनस माइनस हो या प्लस प्लस हो, तो ऑपरेशन ओवरऑल क्या परफॉर्म होता है, हमारा एडिशन ही ऑपरेशन परफॉर्म होता है। क्लियर, तो बस वही चीज यहां पर है कि जब दोनों सेम है तभी तो 0 बनेगा, जब 0 बनेगा तो सीधा बस ऐड करेगा, ई ए में स्टोर हो जाएगा। ई में मतलब हमारा मैग्नीट्यूड स्टोर हो जाता है, और ई ए में, और ई में अगर कोई कैरी बिट है तो वो स्टोर हो जाती है, अगर कोई ओवरफ्लो है तो वो एवीएफ में चला जाएगा, और फाइनल प्रोग्राम मेरा एंड हो जाएगा। ये चीज समझ में आ गई, एडिशन वाला ही समझा रहा हूं, भी ध्यान करिएगा। अब अगर एडिशन वाले में एक्सॉर का आउटपुट 1 आ रहा है, दैट मींस इनपुट के जो साइन है वो क्या है, डिफरेंट है, और जब साइन डिफरेंट होते हैं तो ही तो 1 आएगा, और जब 1 आएगा तो ये क्या करेगा, ऑपरेशन परफॉर्म सब्ट्रैक्ट करेगा। सब्ट्रैक्ट करेगा तो ये इधर आ जाएगा भैया, सब्ट्रैक्ट करने इधर आ जाएगा, तो ई ए में स्टोर होगा क्या, ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस 1। यही तो मेरा एडिशन है, क्योंकि फुल एडर है तो एडिशन ही दिखा रहा है सब, लेकिन क्या कर रहा है, सब्ट्रैक्शन कर रहा है बाय यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट। तो a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस 1, मतलब टूज कॉम्प्लीमेंट के थ्रू मैंने क्या करा, सब्ट्रैक्शन करा, और एबीएफ में 0 चला गया। अब e यानी कि जो ई ए है, a में तो मैग्नीट्यूड सेव हो गया, अब e में जो है मेरी कैरी बिट है। आपने अगर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी होगी मेरे से पिछले सेमेस्टर में, मतलब आपने सेकंड सेमेस्टर में जब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी है और यूट्यूब पर वन शॉट वीडियो देखी होगी, तो वहां पर मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट्स बताए होंगे और कॉम्प्लीमेंट्स के थ्रू सब्ट्रैक्शन बताया होगा। उसमें मैं एक चीज हमेशा बताता हूं, अभी भी वो यूट्यूब पर अवेलेबल है, एक बार जाके देख लीजिएगा, यूनिट नंबर 1 का वन शॉट वीडियो। और वैसे आप डिजिटल पढ़ के आ चुके हैं तो आपने जरूर पढ़ा होगा बेटा, और वैसे आप बीसीए के स्टूडेंट हैं तो हो सकता है मेरे से नहीं पढ़ा, लेकिन कहीं भी पढ़ा तो जरूर होगा, सब्ट्रैक्शन बाय यूजिंग कॉम्प्लीमेंट। तो उसमें दो कंडीशन फंसती है लास्ट में आके, या तो कैरी जनरेट होता है या नहीं होता है, या तो कैरी जनरेट होता है या नहीं होता। कैरी जनरेट होता है तो बस उसे डिस्कार्ड कर देते हैं, छोड़ देते हैं, बाकी का जो नंबर बचता है वो हमारा फाइनल आंसर होता है। और अगर कैरी जनरेट नहीं होता, मतलब 0 रहता है, तो हमारा जो बचा हुआ नंबर होता है उसका फिर से हमें कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ता है। बस इतना करना है, वही सेम सिचुएशन यहां पर है। ई क्या है, कैरी तो है, तो कैरी या तो जनरेट होगा या नहीं होगा। अगर कैरी जनरेट हुआ दैट मींस 1 है, तो हमारी कंडीशन कौन सी होगी, ए ग्रेटर देन बी होगी। और अगर वो 0 आ रहा है सब, तो दैट मींस हमारा सब्ट्रैक्शन परफॉर्म हो गया, वो फाइनल आंसर 0 आ रहा है, मतलब 0 नहीं आ रहा है डायरेक्ट, मतलब नॉट इक्वल टू 0 है, तो वही फाइनल हमारा आंसर हो गया। अगर 0 आ रहा होगा तो उसे एएस में हमारा क्या करा देंगे, स्टोर करा देंगे, और वो फिर फाइनल हमारा आंसर हो जाएगा। बस क्लियर इतना करना है। लेकिन अगर वो 0 हुआ कैरी, तो क्या होगा हमारा, जो उस टाइम पे कंडीशन कौन सी बनी होगी, इसमें माइनस साइन लेके आते थे हम, इसलिए हम उसका दोबारा से कॉम्प्लीमेंट लेते थे, क्योंकि ए जो है ना वो लेस देन हो जाता है बी से उस केस में। तो ए लेस देन बी हो गया, तो दैट मींस हमें ए का क्या लेना है, कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट लेके उसमें फिर 1 ऐड कर देंगे, तो हमारा क्या हो गया, टोटल ओवरऑल एएस का भी हम क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। अगर प्लस का साइन है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का साइन है तो प्लस का हो जाएगा, और कॉम्प्लीमेंट लेके हम फाइनल एंड पर पहुंच जाएंगे। तो ये तो हम आए इधर से इधर गए या इधर गए एडिशन वाले केस में। अब मैं बात कर लेता हूं सब्ट्रैक्शन वाले केस में। सब्ट्रैक्शन का एल्गोरिथम किस तरीके से वर्क करेगा इसमें। सब्ट्रैक्शन में भी फिर वही है, या तो एक्सॉर जब हम कराएंगे साइन मैग्नीट्यूड नंबर का, या तो 0 आएगा या 1 आएगा। 0 किस केस में आता है हमें पता है, जब दोनों सेम होते हैं। एक्सॉर गेट है ना यहाँ पर, तो जब सेम होते हैं तो 0 आता है, डिफरेंट होते हैं तो 1 आता है। लेकिन सब्ट्रैक्शन वाले केस में उस टेबल पे जो मैंने अभी लिख के बताई थी, उसमें बताया था आपको कि अगर दोनों इनपुट डिफरेंट है तो चाहे हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, लेकिन ऑपरेशन एक्चुअल में एडिशन परफॉर्म होता है। साइन कैसा भी आए, लेकिन ऑपरेशन एक्चुअल में एडिशन परफॉर्म होता है। तो जब दोनों डिफरेंट होते हैं तो यहां पर 1 आया, तो इसलिए एडिशन में चला गया। बस सिंपल दोनों ऐड हो जाएंगे, इस प्लस का आएगा तो प्लस का, माइनस का आएगा तो माइनस का, सेव हो जाएगा, प्रोग्राम एंड हो जाएगा।
लेकिन अगर 0 आया दैट मींस दोनों सेम है, और सेम है तो सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होगा, और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होगा तो फिर से वही सब्ट्रैक्शन का वही लॉजिक होगा जो मैंने अभी बताया। ई चेक करेगा, वो मतलब कैरी चेक करेगा बाद में जनरेट हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर जनरेट हो रहा होगा तो फाइनल एंड कर देगा इस तरीके से, नहीं हो रहा होगा तो उसका एक बार और कॉम्प्लीमेंट लेके एंड कर देगा। बस इतना एडिशन और सब्ट्रैक्शन का फ्लो चार्ट मैंने या एल्गोरिथम ये पूरा आपको बता दिया और पूरा आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए इस आज के इस यूनिट के लास्ट टॉपिक पे अब हम चलते हैं। अर्थमेटिक एल्गोरिथम में जो मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन का जो एल्गोरिथम है जिसे हम बोल रहे हैं यहाँ पर बूथ एल्गोरिथम। बूथ एल्गोरिथम भी हमारा साइन मैग्नीट्यूड नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन ही ऑपरेशन परफॉर्म करता है। सिंपल भी है, वो मैं यहाँ पर नहीं ले रहा हूँ, सिलेबस में नहीं है, केवल बूथ एल्गोरिथम के नाम से, लेकिन जो लेक्चर एप्लीकेशन पर पढ़ाया है उसमें मैंने बता दिया है। तो बूथ एल्गोरिथम में फिर से वही हमारा हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन एंड फ्लो चार्ट हमें समझना होता है, बस इतना ही करके आना होता है। बूथ एल्गोरिथम का न्यूमेरिकल भी एग्जाम में बन सकता है, किन्हीं दो नंबर्स को बूथ एल्गोरिथम के थ्रू मल्टीप्लाई करा सकता है। हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन एल्गोरिथम में यहाँ पे ले लूंगा हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन, एक रजिस्टर बी हो गया, एक रजिस्टर क्यू हो गया। एक रजिस्टर में बी हमने बी में स्टोर करा लिया डेटा, एक में हमने क्यू में रजिस्टर में डेटा स्टोर करा लिया। ये वो नंबर है जिसको मल्टीप्लाई कराना है, ये वो नंबर है जिससे मल्टीप्लाई कराना है। कॉम्प्लीमेंट एंड पैरेलल एडर हो गया, कॉम्प्लीमेंट की अगर जरूरत है तो वो, और एडिशन हम इसमें करते हैं। जो हमारे पार्शियल प्रोडक्ट्स होते हैं, पार्शियल प्रोडक्ट्स जो है वो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, यहाँ पर हमारे एसी रजिस्टर में स्टोर जाते हैं। पार्शियल प्रोडक्ट क्या है, मतलब अगर 101 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 101 मल्टीप्लाई 101, और यहाँ पर मैंने बाद में क्या करना होता है 1111 ऐड करना होता है। ये होता है ना मल्टीप्लिकेशन पूरा। तो ये मेरे पार्शियल प्रोडक्ट्स ये हैं, ठीक है। तो ये पार्शियल प्रोडक्ट्स मेरे यहाँ पर सेव हो जाते हैं। क्यू में मेरा रजिस्टर ये वाला ये स्टोर हो गया, और बी में रजिस्टर में मेरा ये वाला डेटा स्टोर हो गया। और ये QN+1 क्या है अभी मैं बताऊंगा आगे चल के। और एक इसमें QN लेते हैं हम, वो क्या होगा, QN एक्चुअल में क्या होता है, जो मान लो क्यू में जो रजिस्टर में डेटा सेव है 1101, तो ये जो LSB होती है, ये सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट इधर वाली LSB होती है और इधर वाली MSB होती है। तो जो LSB होती है वही हमारी QN होती है, ठीक है। अब सीक्वेंस काउंटर की अगर मैं बात करूं, ये QN मतलब Q0 को लेके चलेंगे और Q0+1 करेंगे। अभी इसको मैं बताऊंगा आगे चल के, अभी जब एक एग्जांपल लूंगा फ्लो चार्ट में। सीक्वेंस काउंटर क्या होता है, जितना हमारा जो मल्टीप्लिकेंड है, मतलब जो मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हम, उसमें जितनी डिजिट्स होती हैं उतना हमारा सीक्वेंस काउंटर उतने पे काउंट हो जाता है और उतनी काउंटिंग करता है वो। अभी न्यूमेरिकल जब मैं बताऊंगा सब समझिएगा, देखिएगा इसमें देखो ये फ्लो चार्ट है और यहीं पर मैं एक न्यूमेरिकल ले लूंगा, क्लियर। आगे क्या है इसके बाद, इसकी थ्योरी है, एक मिनट में देख लेता हूँ इसमें स्पेस कहीं दिया गया, मैंने नहीं दिया, बस एंड हो जाएगा फिर, ठीक है। चलिए ये फ्लो चार्ट है। फ्लो चार्ट में मैंने क्या लिया, एक तो ए हो गया जिसको इनिशियल स्टेट में 0 मान लिया, एक Q1 में ले रहा हूँ जिसको इनिशियल स्टेट में 0 मान लिया, एक बी ले लिया जो मल्टीप्लिकेंड है जिससे मल्टीप्लाई करना है, एक Q मल्टीप्लायर हो गया, मतलब जिसमें मल्टीप्लाई करना है, और जो मल्टीप्लायर है हमारा जो Q हो गया, क्लियर। अब एक काउंट, मतलब काउंट क्या है, n मान लिया मैंने, वो काउंट कितने हैं, जितने हमारे मल्टीप्लायर्स होंगे उतना ही हमारे, जितने नंबर ऑफ मल्टीप्लायर्स हैं मतलब डिजिट्स हैं उतनी उतना ही हमारा ये काउंट पर चला जाएगा, जिसे हम सीक्वेंस काउंटर की बात कर रहे हैं, क्लियर। तो यहां पर देखिएगा आप, मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, जैसे एक मैंने ले लिया 7 मल्टीप्लाई 3, आप कहेंगे सर यही एग्जांपल लेते हैं, ये इजी पड़ता है इसलिए मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, कंफ्यूज नहीं होते स्टूडेंट। बाकी आप इससे अलग न्यूमेरिकल लगा के देखिएगा अपनी बुक से, ठीक है। कितना आता है, 21 आता है। अगर मैं 7 को लिखूंगा और 3 को लिखूंगा यहाँ पर, 7 को अगर मैं लिखूंगा यहाँ पर और 3 को लिखूंगा, जैसे 7 मेरा क्या हो गया, ये बी हो गया, और मैंने क्यू में क्या ले लिया, 3 ले लिया, तो रजिस्टर बी में 7 मैंने ले दिया यहाँ पर, और क्यू में मैंने क्या ले दिया, मल्टीप्लायर 3 ले लिया। 7 को हम क्या लिखते हैं, 011 लिखते हैं, 4 बिट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और 3 को हम क्या लिखते हैं, 0011 लिखते हैं, क्लियर। अब जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो 21 आएगा, और 21 को हम जब रिप्रेजेंट करते हैं तो कितना आता है, 8 4 2 1 16, तो 16 को 1 कर लिया, और 4 यहां पर 1 हो गया और यहां पर 1 हो गया, 10101 आना चाहिए हमारा फाइनल आंसर। तो चलिए 1 बाय 1 हम सीखते हैं, यहाँ पर देखते हैं और करना क्या है हमें, 1 बाय 1 इसको समझते हैं। देखो इसमें पहले एक बार फ्लो चार्ट समझ लो क्या क्या है। ये Q0 है, ये Q+1 है, ये वाला Q+1 स्टेज हो गया, Q0 हो गया। 2 है हमारे यहाँ पर, तो 4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, या तो 00 होगा, या 01 होगा, या 10 होगा, या 11 होगा। अगर 00 या 11 है मतलब सेम है, क्योंकि एक्सओर का रोल है यहाँ पर भी। अगर सेम है तो बस डायरेक्ट क्या करना है, शिफ्ट करना है, राइट किस किस को, A को शिफ्ट करना है, Q को शिफ्ट करना है, और Q+1 को शिफ्ट करना है, और फिर उसके बाद काउंटिंग में से -1 कर देना, जितनी काउंटिंग हमारी होंगी उसमें -1 कर देना। अगर वो काउंटिंग 0 हो गई तो एंड हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, नहीं है 0 तो फिर से यहाँ पर रिपीट होगा, इस तरीके से साइकिल चलेगी। लेकिन अगर 10 हो रहा है या 01 हो रहा है तो शिफ्ट करने से पहले में कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं, या तो सब्ट्रैक्ट करना होता है या ऐड करना होता है, ये चीजें हमें यहाँ पर समझनी है। तो मैंने क्या बताया बेटा, यहाँ पर Q+1 Q+1 मैं लिख लेता हूं, यहां पर मैंने लिख लिया A,
यहाँ पर ये आएगा नहीं, चलो मैं अगले पेज पर बता देता हूँ, ये एग्जैक्टली यहाँ पर आएगा नहीं। मैंने क्या लिया यहाँ पर, पी मेरा क्या है यहाँ पर 7, मतलब कि 0,111 है। और मैंने क्या लिया क्यू, क्यू मेरा क्या है 3 लिया है मैंने, जो कितना है मेरा 0011 है। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर एक टेबल बना लेनी है। टेबल को मैं पहले दो पार्ट में यहाँ पर ब्रेक कर लेता हूँ। एक तो लिखना है मुझे यहाँ पर एक क्यू एन मैं लिख सकता हूँ या क्यू लिख सकता हूँ, जो क्यू मेरा एक्चुअल में दिया हुआ है, और एक Q+1 मैंने यहाँ पर लिख लिया, Q+1 जो मैंने यहाँ पर लिखा है, और एक सीक्वेंस काउंटर SC सीक्वेंस काउंटर, यहाँ पर जो सीक्वेंस काउंटर मेरा स्टार्टिंग में होगा और जो ऑपरेशन मेरा यहाँ पर परफॉर्म हो रहा होगा वो ऑपरेशन मैंने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। और फिर मैं नेक्स्ट के लिए यहाँ पर इस लाइन को थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर देता हूँ। ये हो गया मेरा Q0, Q+1 जो डिजिट्स होंगी मेरी फाइनल, वो यहाँ पर ले ली। मैं इसी लाइन में समझा दूंगा, यहीं पर ही इस टेबल को समझते हैं पूरे को। इनिशियल स्टेट में देखो मैंने ए को क्या मान रखा है, 0 है। क्या है ए में हमारा 0 है, तो 4 बिट के लिए लेके चले तो इनिशियल स्टेट में मैंने 4 टाइम ए को क्या ले लिया बेटा, 0 ले लिया यहाँ पर। और क्यू की क्या वैल्यू है, क्यू की वैल्यू सर 0011, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया 0011। और फिर उसके बाद Q+1 की जो वैल्यू है बेटा हमारी इनिशियल स्टेट में, Q+1 भी हमने क्या मान रखा है, देखो यहाँ पर Q+1 भी 0 मान रखा है, तो उसको भी 0 मान लिया। और सीक्वेंस काउंटर कितने हो गए, टोटल कितने हैं मेरे 4 हैं, तो ये 4 ले लिया मैंने यहाँ पर। अभी ऑपरेशन कोई परफॉर्म नहीं कर रहा। और अगर मैं बोलूं कि 0 और 1, Q0 और 1 की वैल्यू क्या होगी, तो जो Q0 होता है, जो Q में ये LSB बिट होती है, यही मेरा एक्चुअल में क्या होता है, 0 होता है। तो Q0 मेरा 1 है और Q+1 की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो ये क्या बन गया, 10 बन गया। तो मेरा ऑपरेशन क्या परफॉर्म होना है, 10 बनना है। देखो Q0 और Q+1 इस फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग मेरा क्या बना, 10 का मतलब क्या है, ये वाली कंडीशन। मतलब मैं क्या कराऊंगा, A-B कराऊंगा, और A-B कराने के बाद फिर मैं शिफ्ट राइट कराऊंगा। तो A में सेव कराना है मुझे A-B करा के। अब A की वैल्यू क्या है मेरी 000 और B की वैल्यू क्या है मेरी, B की वैल्यू कहां पर है, B की वैल्यू मेरी है 0,111 है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इनको सब्ट्रैक्ट कराऊंगा। यहाँ पर क्या करूंगा, एक सेकंड बेटा, हाँ ठीक है, सब्ट्रैक्ट मैं यहाँ पर कराऊंगा। और एक चीज का ध्यान रखेंगे कि सब्ट्रैक्ट कराने के लिए हमारे पास यहाँ पर सब्ट्रैक्टर तो है नहीं, हमारे पास क्या है, सीधा हम फुल एडर यूज कर रहे हैं। तो फुल एडर में हमारा क्या होगा, ऐड ही होगा, तो हम 2's कॉम्प्लीमेंट के थ्रू एडिशन कराएंगे। लेकिन देखो क्या कराना है, A+A-B कराना है। मैं अभी बता देता हूं यहाँ पर, इधर की साइड करके A-B परफॉर्म होना है इस वाले केस में। क्यों, क्योंकि 10 है मेरा यहाँ पर, 10 के केस में क्या है, A-B पहले मुझे कराना है। तो A की वैल्यू तो 0000 है, और B की वैल्यू कितनी है, B की वैल्यू यहाँ पर आप देखेंगे 0,111। अब मुझे क्या करना है, माइनस करना है। तो मैं डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट ना करके पहले इसका 2's कॉम्प्लीमेंट लूंगा। किसका, इसका 2's कॉम्प्लीमेंट में पहले मैंने 1's कॉम्प्लीमेंट लिया, 1 के बाद 3 0 लगाए, और फिर मैंने 1 ऐड कर दिया इसमें, तो 1001 हो गया। अब इसमें मैं ये नंबर ऐड कर दूंगा, तो 0000 हो गया। तो टोटल मिला के मेरा बना 1001। क्या बना मेरा, 1001। तो ये 1001 है। और फिर कहां पर सेव कराना है, ये A में सेव कराना है ना। तो A की वैल्यू क्या बन गई मेरी, 1001 बन गई, A में सेव करा दिया मैंने। और Q तो मेरा वही है 0011 ही है। Q+1 की वैल्यू इनिशियल स्टेट में 0 है। और यहां पर मेरा क्या हो जाएगा, सीक्वेंस काउंटर मेरा अभी 4 ही है, क्योंकि मैंने अभी कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करा है, ये वाला भी मैं यहां नहीं पहुंचा हूं, अभी राइट शिफ्ट कराऊंगा। और ऑपरेशन मैंने यहां पर क्या करा है, A में स्टोर कराया है A-B करके, ये मैंने ऑपरेशन यहां पे लिख दिया। और ये मुझे अभी लिखने की यहां पर जरूरत है नहीं, ठीक है। अब मुझे राइट शिफ्ट कराना है, राइट शिफ्ट कराऊंगा। किस तरीके से राइट शिफ्ट कराते हैं, देखो अर्थमेटिक राइट शिफ्ट Q और Q+1 को क्या कराना है, राइट शिफ्ट कराना है। तो मैं राइट शिफ्ट कराने के लिए यहां पर आपको बताता हूं, जो ये इधर वाली MSB बिट है उसे तो एज इट इज हम नोट कर लेते हैं। फिर इसको हम क्या करेंगे, आगे की तरफ शिफ्ट करेंगे, तो ये 1 आ गया। फिर इस 0 को आगे शिफ्ट करा, 0 आ गया। फिर इस 0 को शिफ्ट करा, 0 आ गया। ये 1 आगे चला गया, ये 1, ये 0 यहां पर आ गया 0, ये वाला 0 यहां पर आ गया 0, ये वाला 1 यहां पर आ गया 1, ये वाला 1 इसमें चला जाएगा Q+1 में। और सीक्वेंस काउंटर कितना हो जाएगा, 4 - 1 = 3 हो गया। यहां पर ये 3 पर आ गया। ऑपरेशन क्या हुआ, अर्थमेटिक शिफ्ट लिख देंगे, AS मैंने लिख दिया, अर्थमेटिक शिफ्ट लिख दिया। किस किस को शिफ्ट करा है, Q+1 को शिफ्ट कर दिया। क्लियर, ये 0 जो है ये मेरा एग्जिट कर गया। और यहां पर मेरा आप देखेंगे Q0 मतलब 1 है और Q+1 1 है, तो यहां पर क्या बनेगा मेरा 1 1 बनेगा। और जब 1 1 होता है,
देखो मैंने काउंटिंग भी कर ली, कितना है ये 3 आ रहा है, तो 3 आ रहा है काउंटिंग करके, तो नॉट इक्वल टू 0 है, नॉट इक्वल टू 0 है, तो फिर से यहां पर जाएगा। अब मैंने देखा कितना आ रहा है, 1 1 आ रहा है, यहां पर देखेंगे 1 1 आ रहा है, तो 1 1 के केस में क्या होता है, फिर से डायरेक्ट राइट शिफ्ट करना है मुझे, ना एडिशन करना है ना सब्ट्रैक्शन करना है। तो मैं क्या करूंगा अगले केस में, मैं क्या करूंगा, फिर राइट शिफ्ट कर दूंगा। तो ये तो 1 एज इट इज रखूंगा मैं, ये 1 आगे की तरफ। यहां पर गलती होती है, पहले वाला जो एमएसबी बिट है इसको मैं एज इट इज नोट डाउन करना होता है। ये 1 यहां पर चला गया, ये 1 यहां पर, और ये 0 यहां पर, ये 0 यहां पर, ये 1 यहां पर, ये 0 यहां पर, और ये 0 यहां पर, और ये वाला 1 यहां पर, और ये वाला 1 एग्जिट कर गया। सीक्वेंस काउंटर कहां पर गया, 3 - 1 मतलब 2 पर पहुंचा। अब मैंने क्या करा, अर्थमेटिक शिफ्ट करा राइट की तरफ फिर से, और मेरा अब क्या बन गया इस बार देखेंगे आप, ये क्या है 0 और ये क्या है 1, तो मेरा Q0 और Q+1 बन गया 0 1। यहां पर समझ में आ गया होगा आपको, यहां पर 0 1 बन गया यहां पर। अब 0 1 के बाद अगर आप देखेंगे क्या मेरा ये 0 बना है, 0 तो नहीं बना ना, काउंटिंग कितनी बनी है 2 बनना है, तो अभी तो 0 नहीं बना, तो स्टॉप तो होगा नहीं, फिर से यहां पे जाएगा। तो बन क्या रहा है मेरा Q0 और वो सॉरी Q+1 0 1 बनना है। तो 0 1 का केस कौन सा है, 0 1 वाला, ये मतलब A+B करना है, पहले मुझे A में स्टोर कराना है A+B। तो मैं क्या करूंगा, अब A+B यहां पर कर लेता हूं, A में स्टोर कराऊंगा क्या, A+B। तो A की वैल्यू क्या है, अब देखो 1 1 1 0 क्या है, 1 1 1 0, और B की वैल्यू क्या है, B की वैल्यू तो वही है, B की वैल्यू में कोई चेंज ही नहीं है। B की वैल्यू क्या आती है हमारी 0 1 1 1, तो 0 1 1 1 ये लिख दिया। यहां पर मैंने क्या करना है, सिंपल एडिशन यहां पर करना है। तो सिंपल जब हम एडिशन यहां पर करेंगे तो कितना आएगा यहां पर एडिशन करके, ठीक है, कितना आएगा 1 0 1 1 1 और 1+1 0, तो कितना आ रहा है यहां पर 0 1 0 1। जो कैरी आता है उसको हम क्या कर देते हैं यहां पर, डिस्कार्ड कर देते हैं, ठीक है। तो 0 1 0 1, तो मैंने क्या लिख लिया यहां पर 0 1 0 1 लिख लिया यहां पर ऐड करके सिंपल। और ये मैंने अभी एज इट इज 0 1 0 0, ये वाला 1 एज इट इज, और ये मेरा अभी 2 एज इट इज सही। तो और मैंने यहां पर क्या कर दिया, ये तो 2 ही हो गया, और यहां पर मैंने क्या करा, A में स्टोर कराया क्या, A+B, और यहां पर मेरा 0 1 नहीं। अब मैंने करना है राइट शिफ्ट, क्यों, मैंने क्या करा अभी ऑपरेशन, ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करा है ना, ये ऐड करने वाला, अब राइट शिफ्ट करने वाला करना है। तो क्या करूंगा, इसमें 0 एज इट इज रखूंगा, और ये वाला 0 आगे शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला 1 आगे शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला 0 आगे, ये 1 यहां पर, ये 0 यहां पर, ये 1 यहां पर, ये 0 यहां पर, और ये 0 यहां पर चला गया। क्लियर, यहां तक हो गया, और ये 1 मेरा डिस्कार्ड हो गया। अब ये 2 - 1 करूंगा मैं, 2 - 1 इक्वल टू कितना बना 1, और मैंने इस बार कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करा है, अर्थमेटिक शिफ्ट राइट कराया है यहां पर। और मेरा इस बार Q0 और Q+1 कितना बनना है, 0 0 बनना है, तो मतलब 0 0 हो गया यहां पर। अब अगले स्टेप में क्या, जब 0 0 होता है मतलब ये 1 बना, अभी 0 तो नहीं बना मेरा, ये काउंट 1 बना है तो फिर से जाएगा, और जब 0 0 है तो बस राइट शिफ्ट कराना होता है, ठीक है। तो जब राइट शिफ्ट में कराऊंगा लास्ट स्टेप में, तो क्या बनेगा देखिएगा जरा, राइट शिफ्ट कराने पर ये 0 तो मेरा एज इट इज नोट करा, ये 0 मेरा आगे गया, ये 0 मेरा आगे गया, और ये 1 मेरा यहां पर गया। फिर उसके बाद मेरा क्या हुआ, ये 0 यहां पर आया, ये 1 यहां पर आया, ये 0 यहां पर आया, ये 1 यहां पर आया, ये 0 यहां पर चला गया, और यहां पर मेरा 1 - 1 इक्वल टू 0 हो गया। मैंने क्या करा, अर्थमेटिक शिफ्ट राइट करा, और मेरा क्या बचा, जो बना उसे तो छोड़ो, क्योंकि मेरा अब यहां पर काउंट 0 हो गया। काउंट 0 होने के बाद मतलब मेरा जो सीक्वेंस काउंटर का काउंट था वो 0 हो गया, तो 0 होने पर क्या हो गया, यानी कि स्टॉप हो जाएगा यहां पर। तो फाइनल आंसर मेरा अब यहां पर निकल के आ जाएगा, कैलकुलेट होकर मेरा फाइनल आंसर क्या होता है, AQ जो है, ये वाला जो AQ है यही मेरा फाइनल आंसर होता है। तो मैं अगर फाइनल आंसर लिखूंगा यहां पर, इसको मैं हटा देता हूं इधर वाले पार्ट को, ये तो मैंने कैलकुलेशन करके दिखाई है बस जस्ट आपको। तो मेरा जो फाइनल आंसर होगा, फाइनल आंसर वो कितना होता है, A और Q। A की वैल्यू कितनी है, 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। और उसके बाद मैं बात करूं Q की वैल्यू कितनी है, 0 1 0 1, तो क्या है 0 1 0 1, ठीक है, 0 1 0 1, बस ये मेरा फाइनल आंसर है। तो मैंने 7 को और 3 को मल्टीप्लाई करा था बाय यूजिंग बोथ एल्गोरिथम, मेरा 21 आना चाहिए था, तो क्या ये 21 है। तो देखो मैंने अभी मल्टीप्लाई करके पीछे बताया था 21 में क्या होता है, 1 0 1 0 1, तो यही तो आ रहा है 1 0 1 0 1, क्योंकि इधर की तरफ 0 है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो 1 0 1 0 1 ये 21 को ही तो रिप्रेजेंट करा, और यही फाइनल आंसर है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा बेटा, ठीक है। किसी तरह का कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा चैट बॉक्स में कमेंट करके। तो ये मैंने यहाँ पर आपको बोथ एल्गोरिथम बता दिया है पूरा, ये फ्लो चार्ट के थ्रू ही पॉसिबल है। ये फ्लो चार्ट अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, ड्रॉ करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और इस तरह का न्यूमेरिकल एग्जाम में दे सकता है मल्टीप्लाई कराने के लिए कोई से भी नंबर।
तो मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। मैं कुछ क्वेश्चन जो है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली सीरीज में जो है वो प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो ये बूथ एल्गोरिथम के बारे में ये सारी चीज लिखी हुई है यहाँ पर जो है, ठीक है। तो चलिए बेटा, बाकी इसके एडवांटेजेस हैं क्या है कि जो ट्रेडिशनल मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है, जो इससे पहले वाला मेथड होता है मल्टीप्लिकेशन का, उससे थोड़ा सा फास्टर होता है, एफिशिएंट, साइड मैग्नीट्यूड नंबर्स के लिए एफिशिएंट होता है, और लोअर हार्डवेयर रिक्वायरमेंट, ज्यादा हार्डवेयर रिक्वायरमेंट की इसमें जरूरत नहीं होती। आप कहेंगे कि सर इतनी तो कैलकुलेशन कर ली, फास्ट कैसे होगा? जो हम सिंपल साइड मैग्नीट्यूड नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं बाय यूजिंग एल्गोरिथम, तो वो और डिफिकल्ट हो जाता है इसके कंपैरिजन में, ठीक है, उससे जल्दी हो जाता है बस। डिसएडवांटेजेस क्या है? कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड, समझने में आपको भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई होगी हल्की सी अगर पहली बार देखा है तो। लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी होती है, और यहाँ पर हायर पावर कंजप्शन होती है, पावर कंजप्शन मतलब ज्यादा होती है। तो ये डिसएडवांटेजेस थी कुल। अब बेटा ये फाइनली फर्स्ट यूनिट जो है थोड़ी सी लेंथी थी आपकी फर्स्ट यूनिट, तो यहाँ पर फर्स्ट यूनिट जो है वो आपकी कंप्लीट हो जाती है। मिलूंगा मैं नेक्स्ट वन शॉट वीडियो रिवीजन के तौर पर, जो आएगी यूनिट नंबर 2 का रिवीजन वन शॉट वीडियो के माध्यम से, वो केवल एप्लीकेशन पे मिलेगा। तो अगर आप यूट्यूब पर ही देख रहे हैं तो जल्दी से जाके कोर्स परचेज कर लीजिएगा, या तो फुल कोर्स परचेज कर लीजिएगा ओनली 500 रुपीज में, या वन शॉट वाला वीडियो कोर्स जो है इंडिविजुअल भी ले सकते हैं और कॉम्बो भी ले सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलूंगा मैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।